हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका IRI वाला यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे। और आज अपन सॉल्व करने वाले हैं सोशल साइंसेज JRF 2024 का पेपर। इस पेपर से 59 क्वेश्चन अपन पार्ट 1 के अंदर सॉल्व कर चुके हैं, जो आप हमारे चैनल के ऊपर देख सकते हैं। और आज अपन आगे की क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपन क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके तो 59 क्वेश्चंस अपन पहले कर चुके हैं और आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 से। क्वेश्चन नंबर 60 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉक रिसोर्स और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। First we need to understand what is a stock resource. So there are two type of resources. One is stock resource and another one is flow resource. Okay, सो स्टॉक रिसोर्स क्या होता है कि इसका जो क्या होता है, ये स्टॉक, इसको अपन स्टॉक, जैसे नाम से ही इसको अपन स्टॉक कर सकते हैं, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन फ्लो रिसोर्स क्या होते हैं कि ये उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ही आपको यूज़ करना पड़ेगा, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आपको यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज आगे आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि पहला है लेबर। ओके, लेबर क्या होता है अपने पास, पेरिशेबल होता है। पेरिशेबल का मतलब ऐसे होता है कि जो भी लेबर आप अपने फील्ड पे यूज़ करते हो, आज अगर आपने किसी लेबर से काम नहीं करवाया तो आज का काम आप उससे कल नहीं करवा सकते हो, कल वो कल वाला काम करेंगे। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो गया, एक तरीके से फ्लो रिसोर्स हो गया। ओके, देन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल अपने पास क्या होता है, जो भी अपने पास कैश हो गया। पहले तो कैपिटल क्या होता है, कैपिटल क्या होता है कि एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। कैपिटल के अंदर क्या आते हैं, कैपिटल के अंदर अपने पास कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कोई भी मशीन वगैरह हो गई। ठीक है, वो सारी चीज़ें अपने पास किस में आती है, कैपिटल के अंदर आती है। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, जो भी अपने पास कैश इन हैंड हो गया, ठीक है, या फिर इन्वेंट्री, वो सेम मशीनरी वगैरह ये होती है। ठीक है, तो मशीनरी वगैरह को अपन क्या कर सकते हैं, कैश वगैरह को अपन क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इनको अपन आगे भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये अपने पास क्या हो जाएंगे, स्टॉक रिसोर्स हो जाएंगे। फिर उसके बाद में एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप भी अपने पास क्या होता है, ऑनगोइंग प्रोसेस है। ठीक है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, फ्लो रिसोर्स हो जाएगा। और उसके बाद में आती है लैंड। ठीक है, यहाँ पे आपको दो चीज़ के अंदर, दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन होगा, एक है वर्किंग कैपिटल और एक है लैंड। क्योंकि लैंड भी आप एक तरीके से देखोगे कि लैंड की सप्लाई अपने पास क्या है, ऑलरेडी फिक्स्ड है। ओके, लैंड की सप्लाई अपने पास क्या है, फिक्स्ड है, तो उस हिसाब से ये क्या होना चाहिए, अपने पास स्टॉक रिसोर्स होना चाहिए। लेकिन अपन इसको प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में क्या मानते हैं, फ्लो रिसोर्स मानेंगे, क्योंकि इसको अपन देखते हैं इसकी फर्टिलिटी के बेसिस के ऊपर। ओके, फर्टिलिटी या प्रोडक्टिविटी, एक तो फर्टिलिटी और एक अपने पास प्रोडक्टिविटी के ऊपर देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ओवर द टाइम इसकी जो फर्टिलिटी या प्रोडक्टिविटी है वो कम होती जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये फ्लो रिसोर्स हो जाएगा। तो लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप एंड लैंड क्या है अपने पास, ये है अपने पास फ्लो रिसोर्स। और तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, वर्किंग कैपिटल हो जाएगा अपना स्टॉक रिसोर्स। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है द डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशंस मॉडल कैटेगराइज इंडिविजुअल्स एज, और चार ऑप्शंस इसके अंदर दिए हुए हैं, इनोवेटर्स, अर्ली अडॉप्टर्स, लेट मेजॉरिटी एंड प्रोग्रेसिवनेस। देखो, आपने पढ़ा होगा कि जो अपने पास डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन मॉडल कैटेगराइज द इंडिविजुअल्स को किसके बेसिस, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे अपन किसके बेसिस के ऊपर उनको क्लासिफाई किया गया है, तो वो किया गया है इनोवेटिवनेस। इनोवेटिवनेस का मतलब क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल किसी और के कंपैरिजन में किसी इनोवेशन को कितना जल्दी अडेप्ट करता है, कितना जल्दी उसको अडॉप्ट करता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इनोवेटिवनेस बोलते हैं। और इनोवेटिवनेस के बेसिस पे कितनी कैटेगरीज हैं अपने पास, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आते हैं अपने पास इनोवेटर्स, जो सबसे पहले किसी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं। देन अपने पास क्या आते हैं, अर्ली अडॉप्टर्स। ओके, अर्ली अडॉप्टर्स, देन अर्ली मेजॉरिटी, देन नेक्स्ट वन इज लेट majority एंड लास्ट वन इज लैगार्ड्स। ओके, ये कितने परसेंट होते हैं, ये होते हैं 2.5%, ये होते हैं 13.5%, ये होते हैं 34, ये होते हैं 34 और ये 16%। ओके, यहाँ से भी हर बार एक क्वेश्चन आता है कि मतलब कितने परसेंट कौन से
उसके अंदर आएगा, कौन सी कैटेगरी के अंडर आएगा, तो ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। अब इसमें से देखो इनोवेटर्स इसके अंदर है, ठीक है, उसके बाद में अर्ली अडॉप्टर्स भी है, फिर उसके बाद में लेट मेजॉरिटी भी है, लेकिन प्रोग्रेसिवनेस का कोई भी कैटेगरी यहाँ पर नहीं है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा अपने पास, ए, बी एंड सी ओनली। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन देखते हैं पहले। द एफिशिएंसी ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इज कंसिडर्ड टू बी लो। ओके, एफिशिएंसी ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इज कंसिडर्ड टू बी लो। एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी अपने पास क्या होता है, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। ओके, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। आउटपुट आप एक तरीके से प्रॉफिट की तरह मान सकते हो, इनपुट अपने पास जो भी आपने मतलब इनपुट्स उसके अंदर लगाए हैं कॉस्ट की तरह आप उसके अंदर मान सकते हो, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है देखो, द एफिशिएंसी ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज कंसिडर्ड टू बी लो। अब इसका रीजन देखते हैं कि किस रीजन के बेसिस पे इसने ये कहा है। There are a large number of intermediaries involved in the marketing of agricultural commodities. Okay, intermediaries क्या होते हैं, जो middleman होते हैं। middleman क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक फार्मर हूँ, ओके, फार्मर हूँ मैं, मैंगो प्रोड्यूस करती हूँ, ओके, मैंगो प्रोड्यूस करती हूँ। अब मुझे इसको क्या करना है, मुझे इसको कंज्यूमर्स को सेल करना है, ओके, कंज्यूमर्स को सेल करना है। तो एक मेथड तो ये होता है कि मैं इसके अंदर डायरेक्टली कंज्यूमर्स को सॉल्व कर दूं, ठीक है, सेल कर दूं। लेकिन क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि ये डायरेक्ट मार्केटिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है, तो बीच में कुछ इंटरमीडिएट्स आते हैं। हो सकता है कि ये फार्मर पहले किसी होलसेलर को बेचे, फिर होलसेलर किसी रिटेलर को बेचे, और रिटेलर से लास्ट में ये कहाँ पर जाएगा, कंज्यूमर के पास जाएगा। ओके, तो कंज्यूमर के पास जब ये जाएगा तो इनका यहाँ पे देखो डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर प्रॉफिट किसके बीच में शेयर होगा, सिर्फ इन दोनों के बीच में शेयर होगा। लेकिन इसके अंदर मतलब कि प्रॉफिट कहाँ जाएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट फार्मर के पास जाएगा। लेकिन जब इसके अंदर इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ये भी अपना कुछ ना कुछ प्रॉफिट यहाँ पर बनाएंगे। तो उस प्रॉफिट बनाने की वजह से क्या हो जाएगा, ये अपने पास जो रेशो है वो अपने पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये रेशो है तो अपने पास क्या है, एफिशिएंसी है, तो ये अपने पास कम हो जाएगा। इसका मतलब अपने पास एफिशिएंसी ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग अपने पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसने स्पेसिफिकली एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इसलिए कहा है क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर आप सीधा ऐसा नहीं होता कि जो फार्मर होता है, फार्मर अपना जो भी प्रोड्यूस होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि वीट ही हो गया, ओके, वीट प्रोड्यूस करता है, वो अपने वीट ग्रेन्स को कहाँ सेल करता है, किसी मंडी के अंदर सेल करता है, ठीक है। फिर उस मंडी से वहाँ पर कंज्यूमर वगैरह या फिर गवर्नमेंट वगैरह यहाँ पे वो जाता है, ठीक है, या सीधा सीधा गवर्नमेंट भी यहाँ पर प्रोक्योर करती है, कई बार प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है, फिर वहाँ पर वो लास्ट में कंज्यूमर्स को देती है। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट्स ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के अंदर, ठीक है। तो असर्शन करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है और इसको सही से एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जांपल ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन एक्सटेंशन कम्युनिकेशन इंक्लूड्स। ओके, ऑडियो विजुअल एड्स कहाँ से क्वेश्चन है, ऑडियो विजुअल एड्स से अपने पास क्वेश्चन है। देखिए ऑडियो विजुअल एड्स क्या होते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स अपने पास वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनमें या तो ऑडियो के थ्रू या विजुअल के थ्रू या दोनों के थ्रू अपन क्या करते हैं, एफिशिएंसी जो होती है अपनी कम्युनिकेशन एफिशिएंसी जो होती है उसको अपन बढ़ाते हैं, ठीक है। उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं ऑडियो विजुअल एड्स, या तो ऑडियो या विजुअल या दोनों, ठीक है। अब उसके अंदर देखिए जैसे कि ऑडियो वाले के एग्जांपल क्या है, ऑडियो वाले के एग्जांपल मैं आपको बताऊं जैसे कि टेप हो गया, ठीक है, टेप हो गया, पब्लिक एड्रेस सिस्टम वगैरह, टेलीफोन वगैरह ऑडियो के एग्जांपल है। विजुअल के अंदर जैसे कि कोई भी चार्ट हो गया, ग्राफ हो गया, डायग्राम हो गया, फ्लैनल ग्राफ, फ्लैश कार्ड, पोस्टर, पिक्चर, फोटोग्राफ, वो सारे क्या है विजुअल एड्स के अंदर आते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स का एग्जांपल दोनों साथ में कौन से होते हैं, जैसे कि टीवी हो गया या मोशन पिक्चर या जिसको अपन क्या बोलते हैं सिनेमा बोलते हैं, वो ऑडियो विजुअल एड्स दोनों के अंडर आएगा, ठीक है। तो अब अपने पास देखो स्लाइड प्रेजेंटेशन, स्लाइड प्रेजेंटेशन किसका एग्जाम्पल है, स्लाइड प्रेजेंटेशन अपने पास कौन सा है, कौन सा ऐड है, अपने पास विजुअल ऐड के अंदर आता है। इसमें क्या होता है कि एक पिक्चर होती है, पिक्चर को मतलब कि एक तरीके से स्लाइड्स का मतलब क्या होता है कि एक यहाँ पर पिक्चर होती है उसको प्रेजेंट किया जाता है किसी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है।
वो हो गया स्लाइड प्रेजेंटेशन। तो ये किसका एग्जांपल है, विजुअल एड का एग्जांपल है। देखो ग्रुप डिस्कशन किसी ऑडियो विजुअल एड्स में आता है? नहीं, ग्रुप डिस्कशन किसी ऑडियो विजुअल एड्स का एग्जांपल नहीं है। फिर उसके बाद में आता है रेडियो प्रोग्राम, ठीक है। रेडियो प्रोग्राम किसके अंदर आ जाएगा? रेडियो प्रोग्राम अपने पास किस में आ जाएगा? ऑडियो सुनने के ही तो काम आता है। फिर उसके बाद में आता है पैम्पलेट्स। पैम्पलेट भी एक तरीके से क्या होते हैं कि अपन कहें कि पैम्पलेट्स तो एक तरीके से कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी है कि आपका मैसेज जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। या फिर पैम्पलेट्स तो इसलिए भी बनाते हैं कि कई बार जैसे आप देखते होंगे कि प्रमोशंस के लिए भी, प्रमोशंस वगैरह के लिए अपन क्या बनाते हैं, पैम्पलेट्स वगैरह बनाते हैं, तो वो भी ऑडियो विजुअल एड्स के अंदर नहीं आते। तो अपने पास कौन कौन से हो गए? ए एंड सी। ओके, तो ए एंड सी ओनली विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the output y1 decreased by 500 units and output y1 increases by 500 units when some resources are shifted from the production of y1 to the production of y2, then the marginal opportunity cost. Okay, तो marginal opportunity कॉस्ट। ओके, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अपन किसको बोल, देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव की जो कॉस्ट है वो अपने पास क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? मार्जिनल का मतलब होता है कि एडिशनल। ओके, एडिशन का मतलब मार्जिन, ठीक है। अब इसमें क्या दिया हुआ है इसने, if the output y1 is decreases by 500 units। ओके, फॉर्मूला क्या होता है मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने के लिए? अपने पास फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा डिक्रीज इन y1 डिवाइड बाय इंक्रीज, और वी कैन से गेन इन y2। ओके, क्वेश्चन के अंदर बहुत क्लियरली दिया हुआ है डिक्रीज बाय 500 यूनिट्स, तो 500 यूनिट्स डिवाइडेड बाय आउटपुट y2 इंक्रीजेस बाय 500 यूनिट्स। ये भी अपने पास कितना है? 500 यूनिट्स। ओके, 500 टू 500 कितना आ जाएगा? 1। तो बहुत सिंपल सा ये न्यूमेरिकल है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? 1। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि ये कैसे बनता है, डिक्रीज इन y1 डिवाइड बाय इंक्रीज और गेन इन y2। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो यहाँ पे कुछ इफ़ेक्ट्स दिए हुए हैं। ये इफ़ेक्ट्स अपन किसके अंदर काम लेते हैं? जो भी अपन प्रेजेंटेशन वगैरह बनाते हैं या एक तरीके से कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी से बोलेंगे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। ओके, तो इसमें कुछ इफ़ेक्ट्स दिए हुए हैं और आपको बताना है कि कौन से इफ़ेक्ट के साथ कौन सा मैच होगा। ठीक है, जैसे इसमें पहला दिया हुआ है मल्टीमीडिया इफेक्ट। ओके, मल्टीमीडिया इफेक्ट के अंदर क्या होता है कि ऐड पिक्चर्स टू द वर्ड्स। ठीक है, मतलब वर्ड्स के साथ साथ आप उसके अंदर उस प्रेजेंटेशन के अंदर या जो भी आप प्रेजेंटेशन वहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हो उसके अंदर आप वर्ड्स के साथ क्या लगाओगे? पिक्चर भी लगाओगे। फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया की बात कर रहे हो, इंडिया के बारे में किसी चीज़ में लिखा हुआ है तो आप उसके अंदर एक इंडिया का मैप ऐड कर दो। ठीक है, तो वो अपने पास होगा मल्टीमीडिया इफेक्ट। देन है कंटिन्यूटी इफेक्ट। कंटिन्यूटी इफेक्ट के अंदर क्या होता है कि प्लेस वर्ड नियर कॉरेस्पॉन्डिंग पिक्चर्स। ओके, कॉरेस्पॉन्डिंग पिक्चर्स, जैसे कि ये इंडिया का मैप है तो इसके नीचे आपने लिख दिया कि ये दिस मैप इज ऑफ इंडिया। ओके, देन C is personalization. Use conversational style for words. This is personalization, like your own style। ठीक है, आप उसके अंदर अपना conversational style उसके अंदर word ऐड करते हो। नेक्स्ट वन इज कोहेरेंस इफेक्ट। इसके अंदर एलिमिनेट एक्स्ट्रानियस वर्ड्स एंड पिक्चर्स। जो एक्स्ट्रा मतलब उसके अंदर वर्ड्स आ रहे हैं आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर या जिनका कोई काम नहीं है तो उनको आप हटा देते हो, वर्ड्स एज वेल एज पिक्चर्स, तो वो अपने पास सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? 3142। ओके, 3142 ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। The sum of consumer surplus and producer surplus is known as total economic surplus। Okay, economic surplus। economic surplus का फॉर्मूला क्या होता है? economic surplus का फॉर्मूला होता है consumer surplus plus producer surplus। Okay, consumer surplus क्या होता है कि the difference between what a consumer is willing to pay and what he actually pays। Okay,
व्हाट ही एक्चुअली पेज। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस मार्कर को ख़रीदना चाहती हूँ, ठीक है, इस मार्कर को ख़रीदने के लिए फॉर एग्जांपल कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कितना दे सकती हूँ, मैं 90 रुपीज़ दे सकती हूँ, लेकिन इसकी एक्चुअल में मैंने कितना पे करा, मान लो 80 रुपीज़ पे करा, तो ये 10 मेरा क्या हो जाएगा, कंज्यूमर सरप्लस हो जाएगा। ये 10 मेरे पास क्या है, मेरा सरप्लस ही तो है, 10 रुपीज़ मेरे पास बचे ही तो ये हो जाएगा कंज्यूमर सरप्लस। और दूसरा है प्रोड्यूसर सरप्लस। प्रोड्यूसर सरप्लस का मतलब ऐसे होता है कि प्रोड्यूसर सरप्लस के अंदर अब प्रोड्यूसर को कितना बचता है, ठीक है, प्रोड्यूसर को कितना बचता है, तो अपने पास क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर सरप्लस इसके हो जाएगा। इसमें क्या, इसमें आता है देखो मार्केट, इसमें दो चीज़ें आती है, एक तो होता है मार्केटेबल सरप्लस और एक होता है मार्केटेड सरप्लस, ठीक है। मार्केट टेबल में क्या होता है, फॉर एग्जांपल कि किसी फार्मर ने 100 क्विंटल गेहूं प्रोड्यूस किया, ठीक है, अब वो मार्केट में कितना सेल कर सकता है, वो 100 क्विंटल सेल कर सकता है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे मार्केटेबल सरप्लस, की इतना वो कर सकता है। लेकिन फार्मर की खुद की भी रिक्वायरमेंट होगी, वो मतलब ग्रेन्स वगैरह खुद के लिए भी तो रखना चाहेगा अपने पर्सनल यूज़ के लिए, या हो सकता है कि वो नेक्स्ट ईयर के लिए उससे सीड बनाना चाह रहा हो, उसको एज अ सीड यूज़ करना चाह रहा हो, तो उसके लिए मान लो कि उसने यहाँ से 40 क्विंटल, ठीक है, 40 क्विंटल उसने अपने पास रख लिया, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे मार्केट। फिर और लास्ट में कितना सेल करता है, 60 क्विंटल क्या कर देता है वो मार्केट के अंदर सेल करता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मार्केटेड सरप्लस यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है एनी शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व टू द लेफ्ट रिड्यूसेस द कंज्यूमर सरप्लस। ओके, सप्लाई कर अपने पास देखो, सप्लाई करो एक तरीके से आप इस तरीके से उसके अंदर मान सकते हो। यहाँ पर देखो आप अपने पास क्वांटिटी सप्लाइड और प्राइस, ठीक है, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होती है वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाई भी अपने पास कैसे होती है, इंक्रीज होती जाती है। अब इसमें एनी शिफ्ट टू द सप्लाई कर टू द लेफ्ट, ओके, लेफ्ट का मतलब ऊपर को जाएगा, ऊपर को जब ये ग्राफ शिफ्ट होगा इसका मतलब प्राइजेस क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है, प्राइजेस यहाँ पर बढ़ रही है, प्राइस यहाँ पर बढ़ गई तो इसने बोला है कंज्यूमर सरप्लस अपने पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि कंज्यूमर, जहाँ कंज्यूमर मैंने बताया था कि जैसे कि 90 में से मैंने 80 पे किया और ये 10 हो गया, लेकिन अब उसने प्राइजेस बढ़ा दी, प्राइजेस मान लो उसने 85 कर दी, तो अब मेरे को 85 देना पड़ेगा। लेफ्ट में शिफ्ट हुआ इसका मतलब प्राइस इंक्रीज हुई है, प्राइस इंक्रीज हुई है इसका मतलब मान लेते हैं कि 85 हो गई, तो अब मेरा सरप्लस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following statement characterizes the normal good। ये नॉर्मल गुड्स से ये सेकंड क्वेश्चन है इस पेपर के अंदर। नॉर्मल गुड्स का एक पहले भी क्वेश्चन आया है और ये दूसरा क्वेश्चन और है, ठीक है, मतलब इसका मतलब नॉर्मल गुड्स कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल गुड्स या जो टाइप ऑफ गुड्स है ना उनको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। इसके अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज एज इट्स प्राइस फॉल्स। ओके, नॉर्मल गुड्स में होता है क्या है, नॉर्मल गुड्स फॉर एग्जाम्पल अपन किससे समझते हैं, जैसे कि पर मिलेट या फिर राइस, किसी से भी आप ले सकते हो, पर मिलेट या फिर राइस, ठीक है, ये ले लिया, ठीक है। अब नॉर्मल गुड्स, ठीक है, अब मैं क्या करूँ, इसकी मैंने क्या कर दी, प्राइस कम कर दी, ठीक है, प्राइस कम कर दी तो फार्मर क्या करेगा, इसको अपने राइस को क्या करेगा, ज़्यादा खरीदेगा, ठीक है, उसके पर्सनल यूज़ के लिए या किसी भी चीज़ के लिए वो खरीद रहा हो तो इसको वो क्या करेगा, ज़्यादा खरीदेगा। इसका मतलब जो मार्केट के अंदर क्वांटिटी डिमांडेड है वो अपने पास क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। उसके बाद में है द इनकम इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज इज़ पॉजिटिव, ठीक है, द इनकम इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज इज़ पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब ये है जैसे कि इसके अंदर ऐसा है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि मेरी इनकम, अगर मेरी इनकम ज़्यादा है, ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांडेड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। और अगर मेरी इनकम कम है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी क्या होगी, कम होगी। मतलब अगर मेरी इनकम ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं मेरी स्पेंडिंग भी ज़्यादा होगी, और अगर मेरी इनकम कम है तो मेरी स्पेंडिंग भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये किससे आ जाएगा, प्राइस चेंज से आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैंने अगर प्राइसेस बढ़ा दी तो अगर मेरी इनकम ज़्यादा है तो मैं
उसके ऊपर स्पेंड कर पाऊंगी, लेकिन अगर मेरी इनकम कम है तो मैं उसके ऊपर जो है स्पेंडिंग नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी अपने पास क्या है, सही है। द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज इज नेगेटिव, ठीक है। जैसे अब इसमें समझे, जैसे कि उसने राइस की प्राइस क्या कर दी, बढ़ा दी, राइस की प्राइस बढ़ा दी। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट का मतलब ये है कि आप किसी और उसके ऑप्शन पे चले जाते हो, उसको सब राइस को आप क्या कर दोगे, अब इसकी प्राइस यहाँ पे बढ़ गई, अब इसकी प्राइस बढ़ गई तो आप इसको क्या कर दोगे, सब्सटीट्यूट कर दोगे। हो सकता है कि इससे पहले वो मतलब 3 टाइम राइस खा रहे थे, ठीक है, एक दिन के अंदर 3 टाइम वो फार्मर फैमिली राइस खा रही थी, लेकिन अब इसकी प्राइसेस बढ़ गई है तो वो क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे, ठीक है। हो सकता है कि अब वो 2 ही टाइम राइस खाए और एक टाइम वो वीट अगर उससे सस्ता है तो वो वीट खरीदने लग जाए, ठीक है। तो वो एक तरीके से इसको क्या कर देंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अब इसमें लिखा हुआ है द इनकम एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट्स वर्क इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या सही है, ये स्टेटमेंट अपने पास देखो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। अब इसमें देखो प्राइस अगर बढ़ गई है, प्राइस अगर बढ़ गई है तो सब्सटीट्यूशन होगा, ठीक है। और इनकम मतलब कि जो इनकम है, या एक तरीके से इनकम को आप एक तरीके से स्पेंडिंग मानो, स्पेंडिंग इसको मानो, ठीक है। स्पेंडिंग में मेरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इस पार्टिकुलर कमोडिटी के ऊपर स्पेंडिंग मेरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, दोनों ही अपने पास एक सेम डायरेक्शन के अंदर वर्क कर रहे हैं, ना कि दोनों के अंदर ही क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है, कम हो रही है, सेम डायरेक्शन के अंदर काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं होंगे, ये सेम डायरेक्शन के अंदर काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये वर्ड गलत लिखा हुआ है तो इसकी वजह से ये वाला स्टेटमेंट अपने पास रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, स्टेटमेंट सही हो जाएंगे ए, बी एंड सी ओनली। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस इन बिहेवियर क्वालिफाई एज लर्निंग। ओके, यहाँ पर स्पेसिफिकली लर्निंग इसने पूछा है तो एक्सटेंशन के कॉन्टेक्स्ट में पूछा होगा, क्योंकि एक्सटेंशन के अंदर लर्निंग वाला पार्ट आता है। देखो, टेम्परेरी चेंजेस ड्यू टू इलनेस, क्या ये टेम्परेरी चेंजेस ड्यू टू इलनेस क्या ये लर्निंग का पार्ट है, नहीं, ये लर्निंग का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो तो इलनेस की वजह से आप में चेंजेस आ रहे हैं ना। सेकंड वन इज परमानेंट चेंज ड्यू टू ड्रग्स, तो ड्रग्स की वजह से अगर आप में कोई चेंज आ रहा है तो वो लर्निंग में थोड़ी आएगा, वो लर्निंग में नहीं आएगा, ठीक है। देन डेलिबरेट चेंज ड्यू टू इंस्ट्रक्शंस, डेलिबरेट चेंज मतलब आप खुद ही चेंज कर लो इंस्ट्रक्शंस के थ्रू, ठीक है। एक ये, और एक बार फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाई एक्सपीरियंस। ओके, एक तो आपको कोई चीज़ बोल के आपके अंदर चेंज करवाई जाए, ठीक है, आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाए बार बार कि आप अपने अंदर ये चेंजेस लाइए, आप इस तरीके से बात करिए, इस तरीके से आप रहिए, ठीक है, वो। और दूसरा होता है रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाई एक्सपीरियंस। देखिए, आप अपने एक्सपीरियंस से जो चीज़ सीखते हो वो कैसे होती है, रिलेटिवली परमानेंट होती है, ठीक है। और जो अपने पास एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है, ठीक है, जो आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते हो वो सबसे बेस्ट लर्निंग मानी जाती है, ठीक है। जो आप अपने एक्सपीरियंस से सीख सकते हो वो आपको कोई से भी, वो ना आपको कोई इंस्ट्रक्शन सिखा सकता है, ना कोई आपको टीचर सिखा सकता है, कोई नहीं सिखा सकता, ठीक है। तो वो अपने पास सबसे बेस्ट लर्निंग के अंदर आएगा। तो लर्निंग इसके अंदर सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाई एक्सपीरियंस। ओके, next question is how does extension education differ from formal education। okay, extension education कौन से टाइप की एजुकेशन है, अपने पास नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, ठीक है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। एक होती है फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, एक होती है इनफॉर्मल एजुकेशन। एजुकेशन के 3 टाइप है, एक है नॉन फॉर्मल, एक है फॉर्मल और एक होती है इनफॉर्मल, ठीक है। फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, जो आप अपने घर से सीखते हैं, ठीक है, जो अपन घर से सीखते हैं या दूसरे अपने ग्रुप से सीखते हैं, अपने फ्रेंड्स से सीखते हैं, वो अपने पास क्या है, इनफॉर्मल लर्निंग है, ठीक है। लेकिन फॉर्मल लर्निंग क्या होती है, जो आप स्कूल में सीखते हो, जो आप यूनिवर्सिटी में हो गए, यहाँ पे आपका क्या रहेगा, फिक्स्ड करिकुलम रहेगा, आपको यहाँ पर डिग्री डिप्लोमा सब कुछ ये मिलेगा। तो ये सब क्या है, फॉर्मल एजुकेशन है, ठीक है। फिर उसके बाद में आती है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। देखो, ये इसी एक्सटेंशन एजुकेशन इसी का पार्ट है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, स्ट्रक्चर्ड एज वेल एज ऑर्गेनाइज्ड, ये दोनों होती है। ये दोनों किसके फीचर भी है, ये फॉर्मल एजुकेशन के भी फीचर है। लेकिन ये कैसी होती है, ये नीड बेस्ड होती है, ठीक है, नीड बेस्ड होती है। और ऐसा नहीं है कि
कि इसके अंदर कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है। इसमें जैसे कि अगर कई बार ऐसा जैसे कि अपन रूरल एरिया में जाएंगे, ठीक है, रूरल एरिया के अंदर आप देखोगे कि उसके अंदर विमेन की अलग नीड होती है, यूथ की अलग नीड है, और अपने पास जो ओल्डर पीपल है उनकी अलग नीड है, ठीक है। तो उस नीड के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर अपना जो भी आप एक्सटेंशन प्रोग्राम करने वाले हो वो डिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ कोई फिक्स्ड करिकुलम नहीं है, यहाँ आपको कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं मिलेगा, तो वो अपने पास क्या हो जाएगा, वो अपने पास हो जाएगा नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। आप देखते हैं इसमें क्या स्टेटमेंट दिए हैं। इट इज़ कन्फाइंड टू द प्रीमाइसेस ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैंने बताया ना, एक्सटेंशन एजुकेशन के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको जो भी एरिया है, फॉर एग्जांपल वो विलेज, वो अर्बन, रूरल सोसाइटी कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो एक्सटेंशन एजुकेशन कभी भी इंस्टीट्यूशन से नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन अपने पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इंस्टीट्यूशन की बात अगर पूछे तो वो फॉर्मल एजुकेशन के अंदर आता है, ठीक है। देन इट इन्वॉल्व्स अ फिक्स्ड करिकुलम एंड एग्जामिनेशन, ठीक है। नॉन फॉर्मल एक्सटेंशन के अंदर, एक्सटेंशन अगर आपने कोई प्रोग्राम करवाया तो आप उसका कोई एग्जामिनेशन नहीं लेते हो, ना आपका कोई फिक्स्ड करिकुलम होता है, वो नीड बेस्ड होती है। ये फिर से किसका फीचर है, फॉर्मल एजुकेशन का फीचर है, ठीक है। नॉलेज फ्लोज ओनली फ्रॉम द टीचर टू द लर्नर, ठीक है। इसके अंदर देखो नॉन फॉर्मल एजुकेशन कैसा होता है, टू वे प्रोसेस होता है। टू वे प्रोसेस मतलब आप फार्मर से बात करते हो, फार्मर से उसकी नीड जानते हो, ठीक है, और फिर उसके बेसिस के ऊपर आप उसको कुछ ना कुछ रिकमेंडेशन या कुछ ना कुछ लर्निंग्स वहाँ पर होती है, ठीक है। फार्मर्स आपस में भी बात करते हैं, ठीक है, आपस में भी उनका क्या होता है, नॉलेज फ्लो होता है। तो ये वन डायरेक्शनल नहीं होता, ठीक है, वन डायरेक्शनल नहीं होता। तो ये वाला स्टेटमेंट भी अपने पास गलत हो जाएगा, और ये वाला फीचर भी किसका है, फॉर्मल एजुकेशन का है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज टीचिंग प्राइमरीली अकर्स आउटसाइड द फोर वॉल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन। यस, ये बिल्कुल देखो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है इसका, कि यहाँ पर बताया था इसने इंस्टीट्यूशन में होता है, और इसने क्या लिखा है कि आउटसाइड द फोर वॉल्स ऑफ इंस्टीट्यूशन। यस, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि एक्सटेंशन एजुकेशन या तो किसी ना किसी विलेज में होगी, या ऐसा एरिया जहाँ पे मतलब कि कोई नेचुरल कैलामिटीज़ या डिजास्टर मैनेजमेंट वैसे एरियाज़ के अंदर होगी, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट अपने पास सही हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन ये कंडीशन बेस्ड, एक तरीके से स्टेटमेंट बेस्ड ही क्वेश्चन है। इसके अंदर पूछा है, देखो, स्टेट whether the two fundamental conditions given below for price discrimination to become possible are correct or incorrect। देखो इसके अंदर कहाँ से क्वेश्चन पूछा है इसने, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से क्वेश्चन पूछा है, मार्केट वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, देखो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं आप उसके अंदर डिफ्रेंशिएट करते हो, ठीक है। डिफ्रेंशिएट किस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर कोई भी एक सेलर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई भी एक सेलर है, उसका कोई एक प्रोडक्ट है, ठीक है, उसका एक कोई ना कोई प्रोडक्ट है। इसका एग्जाम्पल अपन यहाँ पर मान लेते हैं, कोई भी फ्लाइट मान लेते हैं, ठीक है, कोई भी फ्लाइट मान लेते हैं, जैसे इंडिगो या कुछ भी मान लो, ओके। ये अपने पास क्या हो गया, एक इंडिगो वाले सेलर, मतलब एक तरीके से ये जो भी है इसको सेलर कंसिडर करेंगे अपन। इनका प्रोडक्ट क्या है, फ्लाइट है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, प्राइस डिफ्रेंशिएट करेंगे। प्राइस डिफ्रेंशिएट किस तरीके से करेंगे कि अब इसके अंदर आप देखो, अगर आप इकोनॉमिक क्लास में जाओगे और एक अपने पास बिजनेस क्लास या ऐसी होती है, तो उसके अंदर क्या होता है, दोनों की प्राइजेस अपने पास क्या होती है, डिफरेंट होती है। प्रोडक्ट इनका सेम है, फ्लाइट सेम है, लेकिन उस फ्लाइट के अंदर आपको दो अलग अलग मतलब अलग अलग चार्जेस देने पड़ रहे हैं। अब इसमें इसका क्या बना कि ये जो एक सेलर होगा, एक प्रोडक्ट होगा, लेकिन ये जो कंज्यूमर्स अलग अलग हैं, ठीक है, कंज्यूमर्स अलग अलग हैं, उनसे अलग अलग चार्ज, अलग अलग फी चार्ज करता है। इसी को बोलते हैं अपन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। अब कोई भी जो है, कोई भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को क्यों उसकी तरफ जाएगा, मुझे अगर ये पता है कि ये जो भी प्रोडक्ट है ये महंगा है, ठीक है, ये जो सेलर है ये मुझे महंगा दे रहा है, ठीक है, महंगा दे रहा है, तो मैं इसको क्यों खरीदूंगी, मैं दूसरे मार्केट की तरफ चली जाऊंगी। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, अगर मैं दूसरे मार्केट, ये सेम प्रोडक्ट कहीं और अवेलेबल है, ठीक है, कहीं और अवेलेबल है, तो मैं उसकी तरफ चली जाऊंगी, तो यहाँ पर मेरे साथ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए, कि ये जो मेरा प्रोडक्ट है इसके लिए कोई और मार्केट ना हो, ठीक है, मतलब कोई दूसरा मार्केट नहीं होना चाहिए, और मैं दूसरे मार्केट के अंदर, और या तो दूसरा मार्केट नहीं होना चाहिए, या फिर अगर ऐसा हो जाए कि यहाँ पर मान लो कि मेरे किसी चीज़ के 10,000 रुपये लग रहे हैं, ठीक है, और मान लो कि इसका दूसरा जो सब्स्टिट्यूट है
दूसरा जो सब्स्टिट्यूट है उसके अंदर भी मेरे से 10,000 रुपये ले रहे हैं, तो वहाँ जाने का क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है, तो यहाँ पर ही मेरे को रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सेम चीज़ यहाँ पर हो जाएगी, तो इसका मतलब कोई ना कोई इसका जो चीपर सब्स्टिट्यूट है वो भी नहीं होना चाहिए, यही इसकी कंडीशन है, ठीक है। अब इसके अंदर देखते हैं कंडीशन नंबर 1, द यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट्स कांट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर मार्केट। जैसे मैंने बताया कि उस प्रोडक्ट का कोई दूसरा मार्केट उसके अंदर नहीं होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि द बायर्स इन द डियरर मार्केट कान ट्रांसफर देमसेल्फ इनटू द चीपर मार्केट टू बाई द प्रोडक्ट। जैसे मैंने बताया कि अगर मेरे को कोई चीज़ महंगी मिल रही है तो उसका जो सब्स्टिट्यूशन है वो मेरे पास कैसा सस्ता नहीं होना चाहिए, अदरवाइज मैं उस मार्केट की तरफ स्विच कर जाऊंगी, तो मेरे साथ जो ये सेलर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने वाला था वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ही कंडीशन अपने पास क्या है, सही है, ठीक है। बोथ कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 आर करेक्ट, ओके। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वाले चैप्टर से हर साल क्वेश्चन आता है, इसको आप सुभाष चंद्र वाली बोस वाली बुक से अच्छे से पढ़ें, ठीक है, सुभाष चंद्र वाली बुक से, ठीक है। उसके बाद में अरेंज द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस एज पर डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द ईयर्स एस्टेब्लिशमेंट, दैट इज फ्रॉम लेटेस्ट प्रेजेंट टू द ओल्डेस्ट, ओके। इसके अंदर फिर से ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट का क्वेश्चन पूछा है, तो इसके अंदर देखो NCUI नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया 1929, देन नाफेड 1958, देन नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड 1965। इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लेना आप लोग, नाफेड की फुल फॉर्म होती है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, एंड देन NCDC नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, 1963। तो इनके अंदर मतलब सबसे लेटेस्ट कौन सा है, सबसे लेटेस्ट है ऑप्शन नंबर सी विच इज़ NDDB। फिर उसके बाद में उससे जस्ट पहले कौन सा है, उससे जस्ट पहला है NCDC, ठीक है। और उससे जस्ट पहला कौन सा है, नाफेड विच इज़ B। और उससे पहला कौन सा है 1929 विच इज़ ऑप्शन नंबर A, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखना कि इसने प्रेजेंट टू पास्ट पूछा है या पास्ट टू प्रेजेंट पूछा है, ठीक है। जैसे मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में तो इसने क्या पूछा हुआ है, पास्ट टू प्रेजेंट पूछा हुआ है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में इसने प्रेजेंट टू पास्ट पूछा है, ठीक है। तो वो वाली चीज़ ध्यान रखनी है। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर क्या बनना चाहिए, CDBA। सो CDBA ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। ओके, मैच लिस्ट 2 विथ लिस्ट सेकेंड, ओके। ये अपने पास जनरल एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है। जनरल एग्रीकल्चर के अंदर भी कौन सा, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स से क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन इसने पूछा है कि ये जो मतलब कोडोमिनेंस, प्लियोट्रोपी, एपिस्टेसिस और मल्टीपल एलेलिज्म जो है, इसको इसके एग्जाम्पल्स के साथ मैच करना है, ठीक है। और अगर आप देखोगे कि ब्रीडिंग वाले जो चैप्टर है ना, मतलब प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, उसमें क्या है, माइटोसिस, मियोसिस वगैरह, मेंडेलियन जेनेटिक्स वगैरह यही है। तो ये मेंडेलियन जेनेटिक्स से एक सवाल है, ठीक है, मतलब उस वाले चैप्टर से कोडोमिनेंस वगैरह उसके अंदर आता है, ठीक है। और मोस्टली सवाल ऐसा ही आता है, मतलब उसके अंदर मतलब ना ज़्यादा डिफिकल्ट ना ज़्यादा इजी, ठीक है। और उसके अंदर आप बेटर होगा कि आप 11th-12th की NCERT से वो चैप्टर करें, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप इजीली बना पाओगे, ठीक है। जैसे इसके अंदर देखो कोडोमिनेंस का मतलब क्या होता है कि कोडोमिनेंस के अंदर क्या चीज़ होती है कि दोनों ही जो एलील होते हैं वो अपना इफेक्ट शो करते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, कोडोमिनेंस का एग्जांपल है फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन। ये वाली चीज़ आपको एज इट इज़ किसके अंदर लिखी हुई मिल जाएगी, ये NCERT के अंदर लिखी हुई मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद में प्लियोट्रोपी का एग्जाम्पल क्या है, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। उसके बाद में एपिस्टेसिस का एग्जाम्पल क्या है, फ्लावर कलर इन स्वीट पी। और मल्टीपल एलेलिज्म का एग्जाम्पल क्या है, फर कोट इन रैबिट, ठीक है। तो अपना आंसर इससे क्या बन जाएगा, आंसर बनेगा 2 4 1 3, ओके, 2 4 1 3, 2 4 1 3, ओके। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इसने कुछ टर्म्स दिए हैं
और इनको इनकी डेफिनेशन के साथ मैच करना है, ठीक है। एक्सटेंशन से क्वेश्चन है, जैसे कि पहला है प्लान ऑफ वर्क। ओके, प्लान ऑफ वर्क के अंदर अपन क्या करते हैं, जो भी अपन काम करने वाले हैं उसके एक तरीके से अपन आउटलाइन बना लेते हैं। आउटलाइन मतलब ये वाला काम जो है, मतलब इसके अंदर प्लान ऑफ वर्क के अंदर ऐसे हो गया जैसे कि ये काम करने हैं, ठीक है, ये लोग इसको ये वाला काम करेंगे, ठीक है, ये रिसोर्सेस इसके लिए चाहिए, ये फंड अपने को इतना इतना फंड इसके लिए चाहिए, ठीक है। तो वो वाली क्या हो जाएगा, प्लान ऑफ वर्क। तो प्लान ऑफ वर्क अपने पास क्या हो जाएगा, आउटलाइन ऑफ एक्टिविटीज सो अरेंज एज टू इनेबल एफिशिएंट एग्जीक्यूशन ऑफ द एंटायर प्रोग्राम। प्लान ऑफ वर्क अपन बनाते ही इसलिए है ताकि जो भी काम है अपन उसको क्या कर पाए, एफिशिएंटली कर पाए, ठीक है, एफिशिएंटली अपन उसको कर पाए। देन कैलेंडर ऑफ वर्क, कैलेंडर देखो वर्ड है कैलेंडर, कैलेंडर का मतलब कहीं ना कहीं टाइम, ठीक है, टाइम इसके अंदर आ जाएगा। तो टाइम देखो, कैलेंडर ऑफ वर्क, अगर मैं प्लान ऑफ वर्क के अंदर टाइमलाइन डाल दूँ, ठीक है, कि ये वाला टास्क आपको इतने टाइम के अंदर करना है, ये वाला इतने के अंदर करना है, तो वो क्या हो जाएगा, कैलेंडर ऑफ वर्क, ठीक है। तो ये देखो प्लान ऑफ वर्क अरेंज्ड क्रोनोलॉजिकली, क्रोनोलॉजिकली मीन्स टाइम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी किसके साथ मैच हो जाएगा, थर्ड के साथ। देन एक्सटेंशन प्रोग्राम, एक्सटेंशन प्रोग्राम स्टेटमेंट ऑफ सिचुएशन, ऑब्जेक्टिव्स, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, ठीक है। तो यही तो होता है एक्सटेंशन प्रोग्राम, स्टेटमेंट ऑफ सिचुएशन, ऑब्जेक्टिव, प्रॉब्लम्स एंड सिचुएशन। देन प्लानिंग, प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि आप, प्लानिंग का मतलब इस तरीके का हो गया कि प्लानिंग के अंदर ये सारी चीज़ें एक तरीके से आ जाएगी, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ ब्लूप्रिंट ऑफ एक्शंस टू अटेन स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स विद इन अ टाइम फ्रेम। और एक ही ऑप्शन अपने पास बचा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा 4 3 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। और जो जितनी भी डेफिनेशंस श्रुति मैम वाली इंस्टेंट एक्सटेंशन एजुकेशन वाली जो बुक है ना, उससे आपको सारी डेफिनेशन, एक्सटेंशन के अंदर सारी डेफिनेशन एज इट इज़ आनी चाहिए, एकदम बिल्कुल वैसे की वैसे याद होनी चाहिए। क्योंकि देखो ये जो है ना, ये बिल्कुल आपको ऐसे कैसे, या तो GL रे वाली बुक, या तो GL रे वाली बुक, या फिर जो श्रुति मैम वाली बुक है ना, उस बुक के अंदर ऐसे की ऐसे लिखी हुई है, सेम टू सेम इन्होंने पूछी हुई है, एक वर्ड भी चेंज नहीं करा है, ठीक है। तो आप कम से कम आप डेफिनेशंस तो सबकी याद करें, अगर ज़्यादा भी ना कर पाए तो। ओके, Berlow's model of communication has following elements, arrange them in correct sequence, ठीक है। फिर से मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन से क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन से आई गेस सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं इस पेपर के अंदर, ठीक है। फिर से मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आया है। कम्युनिकेशन के अंदर अगर आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी, अगर आपसे नहीं हो रहा, तो अगर आप उसके अंदर मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन भी कर लेते हैं तो ये मतलब आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ क्वेश्चन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन से ही पूछे जाते हैं। जैसे इसके अंदर क्या पूछा है, बर्लो का मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन पूछा है, ठीक है। तो बर्लो का मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, सोर्स क्या भेजेगा, मैसेज, किसके थ्रू, चैनल के थ्रू, किसको, रिसीवर को, ठीक है। तो SMCR करके याद कर सकते हो कि कई बार कोड में भी पूछते हैं वो कि SMCR मॉडल किसका है, ठीक है। तो वो याद होना चाहिए, वो बर्लोज मॉडल है, ठीक है। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा, पहले सोर्स और A, फिर मैसेज B, देन चैनल C एंड देन रिसीवर D। तो A B C D विल बी द राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर 1, ओके। ओके, जनरल एग्रीकल्चर से क्वेश्चन है, एट वॉट इंक्लिनेशन टू द ग्राउंड द सोइल थर्मोमीटर्स आर इंस्टॉल्ड इन द ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो आता है, अगर नहीं आता तो नहीं आता, ठीक है। इसके अंदर गैस करने की ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर मैं बता देती हूँ, इसका आंसर 45 डिग्रीज है। लेकिन अगर आप देखोगे तो अगर इंस्ट्रूमेंट से आई गेस इस पेपर के अंदर ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। एक पहले भी इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन था जिसमें पायरेनोमीटर और वो वाला क्वेश्चन था, और एक ये वाला क्वेश्चन है। इसके अंदर तो नाम भी नहीं, इसने सीधा ये एंगल पूछा है, ठीक है। तो इसका मतलब अभी इस आपके लिए इस बार क्या इंपॉर्टेंट है, आप एक बार के लिए जो भी जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, स्पेशली जो मतलब कि सोलर रेडिएशन वाले हो गए, ठीक है, जैसे ह्यूमिडिटी वाले हो गए, मतलब जो एक एक चार्ट या एक टेबल आपको नेवरा सुंडा वाली बुक के अंदर मिलेगी, वो आप ज़रूर याद करना, वहाँ से हो सकता है कि इस बार भी क्वेश्चन पूछे, क्योंकि पिछली बार इन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं। ओके, फिर से इन्होंने कुछ प्रोग्राम्स दिए हैं और
ईयर से उनको मैच करना है, ठीक है। ये सारे प्रोग्राम आपको बार बार याद करने हैं, एक बार याद करने से याद नहीं होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जैसे अभी लास्ट टाइम पे अपन इनको बार बार पढ़ते हैं ना तो ऐसा लगता है कि अपन सब भूल गए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप पेपर में देखोगे ना तो इंस्टेंटली आपको वो चीज़ याद आ जाएगी, ठीक है। तो इनको आपको बार बार रिवाइज करते रहना है, ठीक है। सागर मंडल वाली जो बुक है ना उसके अंदर भी एक बहुत अच्छी टेबल दी हुई है 4-5 पन्नों की, वहाँ से अगर आप इसको बार बार रिवाइज करोगे, आप इनके ज़्यादा की फीचर्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ईयर याद कर लोगे तो भी बहुत हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन ईयर के ही पूछते हैं। जैसे इसमें पूछा है, फर्स्ट वन इज़ इंडियन विलेज सर्विस, ओके। इंडियन विलेज सर्विस कब आया था? 1945 के अंदर आया था। देन फिरका डेवलपमेंट प्रोग्राम कब आया था? 1946 के अंदर आया था। नीलोखेरी एक्सपेरिमेंट कब आया था? 1948 के अंदर आया था। ये भी ध्यान रखना, ये दोनों क्या है? प्री इंडिपेंडेंस है। और फिर मार्थिन डैम 1921 के अंदर आया था, ये भी प्री इंडिपेंडेंस है, ठीक है। ये 3 प्री इंडिपेंडेंस है और ये पोस्ट इंडिपेंडेंस है। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं कि आपको सॉर्ट करना होता है कि कौन से प्री, इनमें से कौन से प्री इंडिपेंडेंस है और कौन से पोस्ट इंडिपेंडेंस है, ठीक है। तो ये भी याद करना होता है। तो इनमें ये 3 क्या है? प्री है और ये क्या है? पोस्ट है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा अपने पास? राइट आंसर बनेगा 2, 3, 4, 1, ओके। तो देखो 2, 3, 4, 1, ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। आगे देखो, आगे इन्होंने मतलब कि आईसीटी से बोल लो इस क्वेश्चन को, या एक तरीके से ये तो आपको जनरली भी पता होना चाहिए, ठीक है। इन्होंने कुछ ऐप दिए हैं और ये पूछा है कि ये जो ऐप है ये किसने डेवलप किया है या कौन इसको ऑपरेट करता है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा सही रहेगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सेम जैसे एम कृषि है, इस वाले पेपर में दिया है तो हो सकता है कि अगले वाले पेपर में एम कृषि कहीं ना कहीं आए, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का यही होता है कि आप इसके अंदर ये जो दिए हुए ना, एटलीस्ट ये तो याद करो, प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर जो दिए ना, ज़्यादा भी आपको नहीं पता कि ऐप्स कौन से पूछते हैं, किस तरीके का क्वेश्चन आता है, तो ये तो याद करो, एटलीस्ट 1 या 2 तो रिपीट होते ही होते हैं, ठीक है। जैसे इसके अंदर है एम किसान SMS पोर्टल किसका है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन का है, ठीक है। देन एम कृषि किसका है? एम कृषि है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का है। देन डिजिटल मंडी किसका है? डिजिटल मंडी है ICR न्यू दिल्ली का है। और किसान सुविधा ऐप किसका है? BSNL का है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा अपने पास? 4, 3, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, ओके। तो ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। ओके, फिर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। Statement 1. The method which helps to compare the present worth of the future revenue with the present investments is known as compounding. अब देखो इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या बहुत बड़ी बात इसमें लिखी हुई है। देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है कंपाउंडिंग और एक होता है डिस्काउंटिंग, ठीक है। ये दोनों क्या होता है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए, मतलब मनी का टाइम वैल्यू, ठीक है, मनी का टाइम वैल्यू। एक तरीके से इसको सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह आप देखो, ठीक है। कंपाउंड, जैसे कि मैं कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मैं ये बोलूँ कि 100 रुपये हैं, ठीक है, मैंने आपको 100 रुपये दिए और मैं ये पूछूँ कि 1 महीने बाद इन 100 रुपये की वैल्यू क्या हो जाएगी, जबकि आपके पास 2% आप इसके अंदर इंटरेस्ट लगा रहे हो पर मंथ, ठीक है। तो इस 1 महीने बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 100 रुपये कितने बन जाएंगे मेरे? 102 रुपीज़ बन जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? कंपाउंडिंग हो गया। कंपाउंडिंग एक तरीके से प्लस करना, ठीक है। तो ये मैंने प्लस ही तो करे, +2 कर दिए तो मेरे कितना बन गया? 102, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्या होता है? ये होता है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग मतलब प्रेजेंट वैल्यू, ये जो प्रेजेंट वर्थ है मेरी, इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, ठीक है, इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, ठीक है, इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, वो होती है कंपाउंडिंग, ठीक है। और दूसरा होता है डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग का मतलब मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास 102 रुपये है, ठीक है, 102 रुपये है, 2% का इसके ऊपर इंटरेस्ट लगा हुआ है, ये मेरा मतलब कि हाँ 2% का इसके ऊपर इंटरेस्ट लगा हुआ है। तो इस 102 रुपये की 1 महीने पहले वैल्यू क्या थी, ठीक है, 1 महीने पहले इसकी वैल्यू क्या थी? तो इसकी 1 महीने पहले वैल्यू क्या थी? इसकी 100 रुपये थी, ठीक है। तो ये मेरा क्या था? ये मेरा फ्यूचर रिवेन्यू था और फ्यूचर रिवेन्यू की मेरी
मतलब इसकी वर्थ क्या थी, ये प्रेजेंट वर्थ क्या थी, 100 रुपये थी। मतलब एक तरीके से हो जाए कि मैं आपको बोलूँ कि 102 रुपये, 1 महीने बाद मेरे पास 102 रुपये होंगे, जबकि मैंने वहाँ पर 2% का इंटरेस्ट चार्ज किया हुआ है। तो ये बताना आपको कि मेरी प्रेजेंट वर्थ क्या है, ठीक है। तो मेरी प्रेजेंट वर्थ क्या हो जाएगी, 100 रुपये हो जाएगी। 100 रुपये मतलब एक तरीके से आप इसके अंदर क्या करोगे, 100 में से 2 माइनस करोगे तभी, 102 में से 2 माइनस करोगे तभी तो क्या हो जाएंगे 100। तो एक तरीके से डिस्काउंटिंग एक तरीके से माइनस, ठीक है। टाइम फ्रेम के अंदर पीछे आना है आपको, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, द मेथड विच हेल्प्स टू कंपेयर द प्रेजेंट वर्थ ऑफ द फ्यूचर रिवेन्यू विद द प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट इज नॉन एज कंपाउंडिंग, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, फ्यूचर रिवेन्यू की तो बात ही नहीं करते उसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं, प्रेजेंट वर्थ देखो प्रेजेंट वर्थ नहीं निकालते, मैंने बताया ना। कंपाउंडिंग के अंदर अपन क्या निकालते हैं, फ्यूचर वर्थ निकालते हैं, कि फ्यूचर रिवेन्यू एक तरीके से निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर फ्यूचर रिवेन्यू निकालते हैं, ना कि प्रेजेंट वर्थ, ठीक है। कि मेरे पास फ्यूचर में कितना पैसा बनेगा, 1 महीने बाद मेरे पास कितना पैसा बनेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट मेरे पास गलत हो जाएगा, ठीक है। ये एक तरीके से आप देखोगे तो ये डिस्काउंटिंग की डेफिनेशन है, ठीक है। ये डिस्काउंटिंग की डेफिनेशन है रेदर देन कंपाउंडिंग। और स्टेटमेंट 2 है, अ प्रोसेस बाय विच द प्रेजेंट कॉस्ट्स आर मेड टू ग्रो विद टाइम टू मेक इट कंपेरेबल विद द फ्यूचर रिटर्न्स इज नॉन एज डिस्काउंटिंग। देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, आर मेड टू ग्रो विथ टाइम टू मेक इट कंपेरेबल। नहीं, प्रेजेंट कॉस्ट, इसके अंदर प्रेजेंट कॉस्ट नहीं होती, इसके अंदर आपको क्या दिया होगा, इस यहाँ पर आपको फ्यूचर रिवेन्यू पता होगा, ठीक है। फ्यूचर रिवेन्यू पता होगा और उसके बाद क्या देखनी है आपको, प्रेजेंट कॉस्ट देखनी है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है। ये वाला स्टेटमेंट किसका है, ये डेफिनेशन अपने पास किसकी, कंपाउंडिंग की। तो दोनों ही स्टेटमेंट अपने पास क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर इनकरेक्ट। तो ऑप्शन 2 विल बी राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन दैट कैरीज द मैसेज इज कॉल्ड एज, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है और आई गेस ये दूसरी बार रिपीट हो रहा है। सेम सा क्वेश्चन पहले भी आया है, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन ने इस पेपर का सॉल्व करा था, वो कुछ यही बोल रहा था कि द कैरियर ऑफ मैसेज क्या होता है, कैरियर ऑफ मैसेज जो जिसके थ्रू मैसेज जाता है, तो वो क्या होता है, सेंडर नहीं होता, सेंडर तो मैसेज भेजता है। रिसीवर क्या होता है, जिसके पास मैसेज जाता है। चैनल, जिसके थ्रू मैसेज जाता है, ठीक है। और फीडबैक क्या होता है, जो इस रिसीवर का रेस्पॉन्स होता है वो क्या होता है, फीडबैक होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चैनल। बहुत इजी सा क्वेश्चन है कम्युनिकेशन पार्ट से, कम्युनिकेशन पार्ट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, वेदर द फाइनेंशियल बेनिफिट्स ट्रांसफर टू द फार्मर्स अंडर द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान स्कीम आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रिडक्शन कमिटमेंट्स अंडर WTO, इफ यस नेम द डोमेस्टिक सपोर्ट एग्जेम्पशन बॉक्स एम्बर, ब्लू एंड ग्रीन डेवलपमेंट, ठीक है। देखो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर ये है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है जो ट्रेड बैरियर्स हैं उसको कम करना, ठीक है। ट्रेड बैरियर्स को कम करना, ठीक है। एक तरीके से ये क्या करता है कि वर्ल्ड वाइड ट्रेड को बढ़ाने की कोशिश करता है। अब इसके अंदर देखो एक चीज़ आती है कि ये जो गवर्नमेंट होती है ना, जो इसकी मेंबर कंट्रीज होती है, उन गवर्नमेंट्स को ये एडवाइस करता है कि ठीक है आप इतना डोमेस्टिक सपोर्ट दे सकते हो, इतना नहीं दे सकते, ठीक है। उसके अंदर इन्होंने क्या बनाए हुए हैं, 3 बॉक्सेस बनाए हुए हैं। फर्स्ट वन इज एम्बर बॉक्स, ठीक है। सेकेंड वन इज ब्लू एंड थर्ड वन इज ग्रीन, ओके। अब इन 3 बॉक्सेस के अंदर क्या होता है, इस फर्स्ट बॉक्स के अंदर आप किस गवर्नमेंट किसी भी तरीके, इसमें क्या होता है कि जो ट्रेड होता है ना, ट्रेड को मैक्सिमम डिस्टॉर्शन देखते हैं अपन यहाँ पर, ठीक है। अगर इसके अंदर आपने कुछ भी एड, फाइनेंशियल एड कुछ भी दिया किसी भी गवर्नमेंट ने, तो जो ट्रेड है ना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, ठीक है, नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा, ठीक है। तो इसके अंदर तो आपको किसी भी तरीके का एग्जेम्पशन नहीं दिया गया है, ठीक है। देन आता है अपना ब्लू बॉक्स। ब्लू बॉक्स में क्या है कि यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत लिबर्टी है, लेकिन यहाँ पर भी क्या है, कंडीशंस लगेगी आपको, ठीक है। यहाँ पे भी डिस्टॉर्शन होगा लेकिन इससे कम होगा, लेकिन होगा, ठीक है। तो ये मतलब एक तरीके से इसको बोलते हैं कि एम्बर बॉक्स विथ सम कंडीशंस, वो अपने पास क्या है, ब्लू बॉक्स है। फिर आता है ग्रीन बॉक्स।
ग्रीन बॉक्स के अंदर देखो, ग्रीन नाम से ही लग रहा है, ग्रीन मीन्स थोड़ा बहुत पॉजिटिव, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जो गवर्नमेंट जितने भी अपने को सब्सिडीज देती है या इस तरीके के जो फाइनेंशियल एड वाले प्रोग्राम, जैसे पीएम, जैसे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इसमें क्या करती है गवर्नमेंट, इसमें क्या करती है कि 6,000 रुपये पर मंथ क्या करती है, जो भी लैंड होल्डर्स होता है उसको भेजती है, उसके खाते में भेजती है। तो एक तरीके से फाइनेंशियल एड ही हुआ। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर आती है, जो आपको सब्सिडीज़ या फाइनेंशियल एड वगैरह जो गवर्नमेंट देती है, वो आती है ग्रीन बॉक्स के अंदर, ठीक है। ग्रीन बॉक्स के अंदर आती है, इसके अंडर आप इसको दे सकते हो। और इसके अंदर सिर्फ ये नहीं है, इसके अंदर जैसे एग्रीकल्चर हो गया या डोमेस्टिक फूड एड वगैरह हो गया, फूड प्रोडक्शन वगैरह हो गया, वो सारी चीज़ें भी इसी के अंडर आती है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर कुछ है तो वो चीज़ें इसके अंडर आती है। तो यस, ये अपने पास एग्जेम्प्टेड है। और कौन से बॉक्स के अंदर आएगा, ग्रीन बॉक्स के अंदर आएगा, तभी तो गवर्नमेंट इसको दे रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से अपने पास प्रोग्राम के ईयर से पूछा गया है, क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है लेटेस्ट टू अर्लीस्ट, ठीक है। इसमें भी देखो कहाँ कौन सा पूछा है, सबसे पहले लेटेस्ट और फिर उसके लास्ट में क्या लिखना है अपने को, अर्लीस्ट, ठीक है। वो ये प्रोग्राम से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। प्रोग्राम्स के लिए आप सागर मंडल वाली बुक के अंदर बहुत अच्छे से टेबल दी हुई है, उसको बार बार रिवाइज करते रहे, सिर्फ ईयर्स आप पढ़ते रहे, उसी से आपके क्वेश्चन बनेंगे। जैसे यहाँ पर ये है इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ठीक है। ये कब आया था, 1960, ठीक है। इसी का एक और आता है इंटेंसिव दो चीज़ों में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। दो चीज़ों में ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, एक तो होता है IADP, एक होता है IAAP, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम, ठीक है। ये वाला वैसे 1964 के अंदर आया था, ठीक है। इनके अंदर ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है क्योंकि सेम सेम से लगते हैं, लेकिन आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि इसके अंदर देखो एक ए है, ठीक है, और ये डिस्ट्रिक्ट की लार्ज एरिया में बात कर रहा है, तो ये अपने पास पहले आया था, और 2A वाला जो है वो अपने पास बाद में आया था, 4 साल बाद में आया था, तो 1964 के अंदर आया था, ठीक है। देन इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये कब आया था, 1978-79 के अंदर आया था इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इससे ये वाला प्रोग्राम बार बार पूछते हैं, ठीक है, और आई गेस इस पेपर के अंदर इसको दूसरी बार पूछा है। फिर आती है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 2000 के अंदर, ठीक है। ये जो नई स्कीम्स है ना, जैसे कि PM करके जितनी भी स्कीम्स है ना, ये आपको सारी याद करनी है, ठीक है। प्रधानमंत्री जहाँ पे लगा हुआ है वो सारी आपको याद करनी है, और ये सारी आपको मिलेगी कहाँ, ये सारी देखो आप, या तो आप जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर इनका जो न्यूज़ आर्टिकल आता है ना, वहाँ से पढ़ो, या तो जो PIB की वेबसाइट है उससे पढ़ो, या जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर वगैरह, या स्किल डेवलपमेंट के लिए ऐसी जो मतलब कि होम अफेयर्स, ठीक है, फैमिली प्लानिंग, ठीक है, ऐसी जो वेबसाइट्स है ना, वहाँ से आपको पढ़ना है ऐसी स्कीम्स, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट वाला जो है वहाँ से आपको ये पढ़ना है, ठीक है। ये आपको और कहीं नहीं मिलेगी, ये वहीं पे मिलेगी, ठीक है। और मतलब वहाँ से आपको पढ़ते रहना, करंट जो स्कीम्स है वो आपको ज़्यादा पढ़नी है, ठीक है। फिर उसके बाद में है SFDA, स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, 71 70-71, ठीक है, 71 इसका मानते हैं। और एक इसके साथ ही क्या होता है, एमफाल अपने पास वो भी 70-71 के अंदर, ठीक है। तो अपने पास इसमें सबसे लेटेस्ट कौन सा है, सबसे लेटेस्ट है अपने पास कौन सा, सबसे लेटेस्ट हो जाएगा सी से पहले कौन सा है B, और B से पहले कौन सा है D, और D से पहले कौन सा है A, CBDA, तो ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स 5 एसेंशियल इंटररिलेटेड स्टेप्स, अरेंज दीज स्टेप्स इन अ लॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। इसने क्या पूछा है, एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस पूछा है, ठीक है। एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस को याद करने का सबसे ईजीएस्ट ट्रिक है SOTER, ठीक है। ये आप एक एक्रोनिम याद कर लीजिए, ठीक है। ये अपने पास क्या है, एक्सटेंशन एजुकेशनल प्रोसेस है SOTER। S का मतलब क्या है, S का मतलब है सिचुएशन, ठीक है। O का मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव, T का मतलब है टीचिंग, E का मतलब है इवैल्यूएशन, और R का मतलब है रिकंसिडरेशन, ठीक है। तो इसको मैच कर लीजिए। देखिए सबसे पहले क्या है, सिचुएशन और ऑब्जेक्टिव C, फिर उसके बाद क्या है, सिचुएशन ऑब्जेक्टिव हो गए, फिर उसके बाद में टीचिंग A, फिर उसके बाद में इवैल्यूएशन D, और फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा B, ठीक है। तो मतलब पहले क्या हो जाएगा, पहले आएगा C, फिर उसके बाद में आएगा A, फिर उसके बाद में आएगा D, और लास्ट में क्या आ जाएगा B, CADB अपने पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हाट वाज द परसेंटेज शेयर ऑफ वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स टू नेशनल एक्सपोर्ट्स इन 21-22। ठीक है, देखो ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको पता है एग्जैक्ट पता है तो ही आप इसको अटेम्प्ट कर पाओगे, अदर आप इसको नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। दूसरा कन्फ्यूजन ये रहता है कि मतलब कि जैसे आप 25 के अंदर एग्ज़ाम देने वाले हो, 2025 के अंदर एग्ज़ाम देने वाले हो, ठीक है। अब आप कौन सा डेटा पढ़ोगे, आप 2024 का डेटा पढ़ोगे, ठीक है। जैसे ये पेपर हमने 24 में दिया, हमने कौन सा डेटा पढ़ा, 23 का डेटा पढ़ा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, 21-22 से पूछा है, ठीक है। ऐसे ही 2 क्वेश्चन और है पीछे जिनमें 21-22 का डेटा पूछा है, ठीक है। तो आप कभी भी जो ऐसी जनरल चीज़ें हैं, जैसे ये बहुत बेसिक चीज़ है कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का कितना शेयर है नेशनल एक्सपोर्ट के अंदर, ठीक है। या फिर जैसे कि एक ग्राम प्रोड्यूसिंग स्टेट्स का क्वेश्चन ऐसे पूछा था, 21-22 का ही पूछा था वो। तो ऐसी जो चीज़ें हैं ना, वो आप एटलीस्ट जब आपका पेपर है ना उसके पीछे के 3 साल, ठीक है, 3 साल मिनिमम, 3 साल की आपको, अगर आप कोई भी डेटा याद कर रहे हो ना तो वो पीछे के 3 साल का याद करना है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि अगर ग्रेन प्रोडक्शन ही आप याद कर रहे हो ना, ग्रेन प्रोडक्शन, तो आपको 25 में दे रहे हो ना पेपर, तो 24 का भी पता होना चाहिए, 23 का भी पता होना चाहिए, 22 का भी पता होना चाहिए, क्योंकि उसमें फिक्स नहीं होता कि वो आपसे जस्ट पहले वाले साल का ही क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो इस वाले ऑप्शन का राइट आंसर है 11.94%, ठीक है। और ऐसे डेटा बेस्ड क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि ये आपको या तो सीधा 4 मार्क्स देंगे या फिर नेगेटिव करा के आपके 5 मार्क्स कटेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप नया डेटा पढ़ते रहो। अब देखो यहाँ पे इसने कुछ ये माइक्रो इकोनॉमिक्स, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस एंड पिगाउ इफेक्ट, इसने मतलब यहाँ पे कुछ थ्योरीज दी है कि कौन सी थ्योरी किसके अंडर आती है, ठीक है। जैसे कि पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है कि मतलब कि इसके अंदर चीज़ें क्या होती है कि माइक्रो लेवल पे, छोटे लेवल पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अपने पास इसमें क्या हो जाएगी, प्राइस थ्योरी इसमें क्या आएगी माइक्रो लेवल पे, जैसे कि प्राइस किसी कंज्यूमर या फिर एक सेलर वगैरह इनके लिए देख सकते हैं अपन, तो माइक्रो लेवल पे आएगी। फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स किस में आएगी, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, ठीक है। इनकम जब अपन देखते हैं तो जैसे नेशनल इनकम हो गया, एम्प्लॉयमेंट देखते हैं तो जैसे कि किसी कंट्री के अंदर कितनी अनएम्प्लॉयबिलिटी है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी, ठीक है। देन एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, तो ये देखो हाइपोथेसिस और ये हाइपोथेसिस, तो ये क्या आ जाएगा, ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस। देन पिग आउट इफेक्ट क्या है, रियल बैलेंस इफेक्ट है, ठीक है। तो अपने पास सही आंसर क्या बन जाएगा, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 विल बी द राइट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 2, 3, 4, यहाँ पे है 2, 3, 4, 1, हाँ 2, 3, 4, 1, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है, थ्योरी वगैरह पूछ लेते हैं, एग्जाम्पल वगैरह, तो ये आप पता होना चाहिए आपको, ठीक है। देन देखो फिर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, द टर्म ऑपरेशनल होल्डिंग रेफर्स टू द ग्रोस क्रॉप्ड एरिया कल्टिवेटेड बाय द फार्मर, ठीक है। देखो ऑपरेशनल होल्डिंग, ठीक है, ग्रोस क्रॉप्ड एरिया कल्टिवेटेड बाय द फार्मर, ठीक है। अब इसमें देखो ऑपरेशनल होल्डिंग क्या होती है, देखो नाम में ही लिखा है ऑपरेशन, ठीक है। ऑपरेशन मीन्स जितने खेत पे वो काम कर रहा है, जितने खेत पे फार्मर काम कर रहा है, तो वो अपने पास क्या है, ऑपरेशनल होल्डिंग है। फॉर एग्जांपल कि किसी फार्मर के पास 5 हेक्टेयर ज़मीन है, ठीक है, 5 हेक्टेयर ज़मीन है, उसका ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है ये, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है ये, ठीक है। लेकिन मान लो कि उसके पास पानी नहीं है या उसके पास इतना समय नहीं है और वो कितने को ही कल्टीवेट कर पाता है, सिर्फ 3 हेक्टेयर पे ही कल्टीवेशन कर पाता है, ठीक है। तो ये उसका क्या है, ये उसका नेट क्रॉप्ड एरिया है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, और ये क्या है, नेट क्रॉप्ड एरिया। तो नेट क्रॉप्ड एरिया ही, तो ये जहाँ अब ये 3 हेक्टेयर पे ही करेगा वो ऑपरेशंस, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये उसका ऑपरेशनल होल्डिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ऑपरेशनल होल्डिंग में क्या होता है, नेट क्रॉप्ड एरिया, ठीक है, ना कि ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। और इसने क्या पूछा है, द टर्म ऑपरेशनल होल्डिंग रेफर्स टू द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, नहीं, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया नहीं होती, वो नेट क्रॉप्ड एरिया होती है। यहाँ पर कौन सा वर्ड गलत है, ग्रॉस गलत है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, स्टेटमेंट 2, द ऑब्जेक्टिव ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज टू प्रोड्यूस फॉर बोथ होम एंड मार्केट, ठीक है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग देखो नाम में ही लिखा है, आजीविका कृषि, आजीविका कृषि मतलब कि अपने डे टू डे, या फिर एक तरीके से डे टू डे बोले, या फिर एक तरीके से उसकी जो होम रिक्वायरमेंट्स होती है ना, होम रिक्वायरमेंट्स, जैसे कि सिर्फ
कोई फार्मर इतना उगाए है कि बस उसको खाने को मिल जाए, ठीक है, राउंड द ईयर उसको पूरी साल उसको खाने को मिले, सिर्फ इतना ही उगाए, उसको क्या बोलते हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं। सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंदर बोथ होम एंड मार्केट के लिए नहीं उगाता, वो किसके लिए उगाता है, सिर्फ होम के लिए उगाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर कौन सा शब्द गलत है, मार्केट, और वहाँ पे कौन सा है, ग्रोथ। देखो दोनों के अंदर सिर्फ वर्ड का ही एक एक वर्ड ही गलत है, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो। तो यहाँ पे क्या गलत है, मार्केट, और वहाँ पे क्या है, ग्रोथ। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। ओके, इसके अंदर फिर से देखो, फिर से यहाँ पे डेफिनेशन, एक तरीके से डेफिनेशन ही पूछी है। यहाँ पे आपको कुछ टर्म्स दी हुई है और आगे उनकी क्या पूछी हुई है, डेफिनेशंस पूछी हुई है, आपको उनको डेफिनेशन के साथ मैच करना है, ठीक है। देखो ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि मतलब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में बात करते हैं, अपने मतलब अपने ओपिनियन शेयर करते हैं, और लास्ट में क्या होते हैं, डिसीजन की तरफ वो चले जाते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं मेथड डेमोस्ट्रेशन में क्या होता है, कोई भी जो न्यू टेक्नोलॉजी होती है उसको डेमोस्ट्रेट करना फार्मर्स को कि किस हाउ टू कैरी आउट, ओके, हाउ टू कैरी आउट अ न्यू इनोवेशन और एन ओल्डर इनोवेशन बट इन अ बेटर वे, उसको अपन क्या बोलते हैं, मेथड डेमोस्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में आती है फार्म एंड होम विजिट के अंदर क्या होता है कि इंडिविजुअल टाइप ऑफ मेथड होता है, उसके अंदर एक्सटेंशन एजेंट क्या होता है, फार्मर से जाके मिलता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन उनके पास होता है, ठीक है, जो भी एक्सटेंशन का वर्क होता है उससे रिलेटेड। और लास्ट में होता है रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन के अंदर क्या, देखो इसका प्रिंसिपल भी क्या है, सीइंग इज बिलीविंग, ठीक है, सीइंग इज बिलीविंग, ठीक है, सीइंग इज बिलीविंग मतलब जो आप देख रहे हो वो ही सच है। रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन में आपको रिजल्ट दिखाए जाते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसके रिजल्ट ये है, ठीक है, वो अपने पास क्या आ जाएंगी, रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन के अंदर आ जाएगा। मतलब ये बेसिकली ये जो सारे हैं ये इसलिए किए जाते हैं ताकि आप फार्मर्स को मोटिवेट कर सको कि वो नई प्रैक्टिसेस को यूज़ करें, ठीक है। देखो इसमें पहला क्या है, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट विद एक्सटेंशन एजेंट विद द फार्मर्स एंड देयर होम और फार्म फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस रिलेटेड टू एक्सटेंशन वर्क। तो ये मैंने बताया ये कौन सा हो जाएगा, फार्म एंड होम विजिट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एन एक्सटेंशन मेथड विच इज कंडक्टेड बाय ए पार्टिसिपेटिंग फार्मर ऑन और हिज और हर farm under the guidance of extension worker to prove the evidences that the practices being demonstrated is superior to the सुपीरियर वर्ड आ गया ना, सुपीरियर वर्ड मतलब ये कहीं ना कहीं रिजल्ट बता रहा है, ठीक है। तो ये किसकी बात हो जाएगा, रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन। और यहाँ पर ये भी चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन किया किसके द्वारा जाता है। तो जो भी इसके अंदर देखो, जो भी इसके अंदर पार्टिसिपेटिंग फार्मर होता है ना उसके द्वारा किया जाता है अंडर द गाइडेंस ऑफ एक्सटेंशन वर्कर, ठीक है। उसके बाद में प्लान एंड पर्पसिव इंटरचेंज ऑफ आइडियाज एंड फीलिंग्स अमंग अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स अंडर द सुपरविजन ऑफ अ डिस्कशन लीडर एम्ड एट सोल्विंग अ कॉमन प्रॉब्लम और प्लानिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, ग्रुप डिस्कशन होगा। ग्रुप डिस्कशन मैंने बताया कुछ लोग डिस्कस करते हैं, लास्ट में डिसीजन मेकिंग उसमें की जाती है, ठीक है। और फिर आता है लास्ट वन इज एन एक्सटेंशन मेथड इन विच एन एक्सटेंशन एजेंट और अ ट्रेन्ड लीडर और अ स्पेशलिस्ट शोज हाउ टू कैरी आउट एन एंटायरली न्यू प्रैक्टिस और एन ओल्ड प्रैक्टिस इन अ बेटर वे। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेथड डेमोस्ट्रेशन, ठीक है। इसी क्वेश्चन से दो चीज़ें और निकल के आई कि जो मतलब मेथड डेमोस्ट्रेशन है वो किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, वो या कोई एक्सटेंशन एजेंट होना चाहिए, ट्रेंड लीडर, या फिर कोई स्पेशलिस्ट होना चाहिए, ठीक है। और रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन कौन करता है, पार्टिसिपेटिंग फार्मर करता है अंडर द गाइडेंस ऑफ एक्सटेंशन एजेंट, ठीक है। तो इसके अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रुप डिस्कशन कौन सा है, ग्रुप डिस्कशन अपने पास थर्ड है, मेथड डेमोस्ट्रेशन अपने पास कौन सा है, फोर्थ है, फार्म एंड होम विजिट कौन सा है, फर्स्ट, और लास्ट वन क्या बचा, 2। तो 3 4 1 2, ओके, 3 4 1 2, ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। ओके, फिर से कुछ ईयर पूछे हैं, कुछ प्रोग्राम हैं और उनके ईयर पूछे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर देखो नेशनल डेमोस्ट्रेशन प्रोजेक्ट कब आया था, 1964 के अंदर आया था। देन ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम ये कब आया था, ये आया था 19
71 के अंदर आता है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन के अंदर ना बहुत बार कंफ्यूजन रहती थी, ठीक है, कि ये 91 है या 97 है, कि कुछ किताबों में 71 है, कुछ किताबों में 77 है। लेकिन जब यहाँ पूछा है ना इस क्वेश्चन को, तो इसका आंसर 71 माना है, तो मतलब एक तरीके से कन्फ्यूजन दूर हो गया। जब भी आप ये वाला क्वेश्चन देखें तो इसका राइट आंसर आपको 1971 ही लगाना है, क्योंकि पिछली बार भी यही माना गया है। फिर उसके बाद में है IRDP का अभी पहले भी क्वेश्चन था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, इससे आई गेस ये वाला प्रोग्राम तीसरी बार रिपीट हो रहा है इस पेपर के अंदर, ठीक है। तो IRDP कब आया था? IRDP आया था अपने पास 1978 के अंदर, ठीक है। और KVK, पहला KVK पौंडीचेरी 1974 के अंदर। और KVK से एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, जो पहला KVK था वो कौन सी यूनिवर्सिटी का था? TNU का था, ठीक है, वो याद रखना, 1974 पौंडीचेरी वाला, ठीक है। तो सही कॉम्बिनेशन अपने पास क्या बन जाएगा? सही कॉम्बिनेशन अपने पास बनेगा 3 4 2 1, 3 4 2 1, ओके। 3 4 2 1 वाला कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1, ओके। ओके, अब इसने कुछ इंस्टीट्यूट दिए हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, उनको लेटेस्ट, देखो क्या पूछा है, लेटेस्ट टू अर्लीस्ट के अंदर उनको अपने पास अरेंज करना है, ठीक है। अब इसमें देखो कौन कौन सी पूछी है इसमें कुछ, हाँ यूनिवर्सिटीज़ वाला है ना, जैसे कि जो भी यूनिवर्सिटीज़ है, स्पेशली जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है ना, उनका आपको सबका ईयर याद करना है, सबका इस्टेब्लिशमेंट ईयर याद करना है। और जितने आप इंस्टीट्यूट देखो ना, सबका इस्टेब्लिशमेंट ईयर, उनकी फुल फॉर्म, सब कुछ याद करना है, क्योंकि वहाँ से हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। जैसे इसके अंदर देखो CIU इम्फाल कब था? 1993 के अंदर है। ICR CIFE मुंबई, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, ये कब है? 1961 के अंदर है। PAU पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना 1962 के अंदर है। ICR CPRI सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला 1956 के अंदर है, ठीक है। तो अपने पास इसने क्या पूछा था? लेटेस्ट टू अर्लीस्ट। लेटेस्ट अपने पास कौन सा है? लेटेस्ट है अपने पास A, फिर अपने पास कौन सा है? C, फिर अपने पास है B, और लास्ट में अपने पास कौन सा हो जाएगा? D। तो ACBD, ठीक है। तो ACBD का ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर, ओके, ठीक है। आगे देखो, इफ द टोटल कॉस्ट एट 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट इज 55 एंड द फिक्स्ड cost is 5, then the average variable cost at 10 units of output will be, ओके। बहुत ही इजी सा न्यूमेरिकल है। और देखो हर बच्चों को ये डाउट होता है कि जो क्वेश्चन है ना, मतलब जो न्यूमेरिकल है वो कहाँ से आता है, और वो उसका मतलब कितना वो इजी होता है, डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ कि जो भी न्यूमेरिकल आएगा ना, पहली बात तो वो प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर जैसा पूछा हुआ है वैसा का वैसा रिपीट होगा, इन द सेंस कि डेटा चेंज हो जाएंगे बट टॉपिक वही रहेगा, ठीक है। और दूसरी बात कि वो बहुत इजी पूछेगा, बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी चेक की जाएगी उसके अंदर, क्योंकि पेपर करने का टाइम बहुत लिमिटेड होता है। अगर वो आपको बहुत लेंदी सा न्यूमेरिकल दे देंगे तो फिर आप वही करते रहोगे। और इसके अंदर ऐसा है कि इस पेपर को लेंदी बनाने के लिए ऑलरेडी उन्होंने बहुत सारी ईयर वाले क्वेश्चन वो डालते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन डालते हैं, तो जो न्यूमेरिकल होता है वो कंपेरेटिवली बहुत ईजी आता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है, इफ़ द टोटल कॉस्ट एट 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट इज, यहाँ पर Q क्या हो जाएगा? 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट मीन्स Q इज 10 आउटपुट, ठीक है। 55 टोटल कॉस्ट क्या है अपने पास? टोटल कॉस्ट क्या है? 55 है, ठीक है। और फिक्स्ड कॉस्ट क्या है अपने पास? फिक्स्ड कॉस्ट है 5। देन इसने पूछा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, वही सेम 10 के लिए, ठीक है। देखो सबसे पहले टोटल कॉस्ट क्या होती है? टोटल कॉस्ट होती है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? देखो कई बार डेफिनेशन भी आती है, फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आउटपुट लेवल के साथ चेंज नहीं होती, और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? आउटपुट के साथ चेंज होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि लैंड, ठीक है, लैंड एक बार मैंने ज़मीन खरीद ली, ठीक है, एक बार मैंने ज़मीन खरीद ली, अब मैं उस ज़मीन के ऊपर चाहे कितना भी प्रोड्यूस करूं, लेकिन लैंड की तो कीमत एक बार मैंने लगा दी, मैंने मान लो 55 लाख रुपए में वो ज़मीन खरीदी है, ठीक है, तो वो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट हो गई। अब मैं उसके ऊपर कुछ भी उगाऊं, कितना कम ज़्यादा कुछ भी उगाऊं, लेकिन ये कॉस्ट तो मेरी फिक्स्ड है, और ये मेरी एक ही बार तो लगेगी, एक ही बार तो ज़मीन खरीदने के पैसे लगेंगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि हर साल मेरे को उस ज़मीन के पैसे देने पड़ेंगे, तो वो हो जाएगी फिक्स्ड कॉस्ट। और दूसरी होती है वेरिएबल कॉस्ट, नाम में ही है वेरिएबल, ये वेरी करेगी आउटपुट के साथ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे 10 क्विंटल, मान लो कि 100 क्विंटल मेरे को वीट प्रोड्यूस करना है, ठीक है, उसके लिए मान लेते हैं कि मेरे को
कुछ भी मान लो, जैसे 100 रुपीज़ फॉर एग्जाम्पल, मेरे को 100 रुपीज़ के उसके अंदर इनपुट्स लगाने पड़ते हैं। इनपुट्स के अंदर सारी चीज़ें आएंगी, जैसे कि सीड, फर्टिलाइज़र वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अगर मैं इसको 200 करना चाहूँ, तो कहीं ना कहीं मेरी ये जो प्राइस है, हो सकता है कि ये 2x ना हो, 200 ना हो, लेकिन ये इंक्रीज़ होगी। ठीक है, ये मेरे पास इंक्रीज़ होगी वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि मेरे को सीड भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, मेरे को फर्टिलाइज़र भी ज़्यादा देना पड़ेगा, इरिगेशन भी ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो गया, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अब एक चीज़ होती है एवरेज कॉस्ट। ठीक है, और एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और एवरेज जब निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, कि देखो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट। ठीक है, या फिर और फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट। ठीक है, ये फॉर्मूला एक बार के लिए आप याद रखो। ठीक है, अब इसके अंदर देखो इसने क्या दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है 55 और फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है 5। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितनी है 55, और ये हो जाएगा 5 प्लस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट अपने पास क्या हो जाएगा 55 माइनस 5, तो वेरिएबल कॉस्ट आ गई 50। ठीक है, अब इसने क्या पूछी है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, देखो एवरेज वेरिएबल, जिस एवरेज पूछे तो आपको आउटपुट से डिवाइड करना है, चाहे आपको टोटल वाली पूछे, चाहे फिक्स्ड वाली पूछे, चाहे वेरिएबल वाली पूछे। तो इसको अगर मैं 50 को डिवाइड कर दूँ, आउटपुट कितना है 10। ठीक है, तो मेरे पास ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगी, और ये कितनी बन जाएगी 5। ठीक है, बहुत ईजी सा है। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर नंबर 3 अपने पास सही हो जाएगा। ठीक है, और इसी की जगह अगर मेरे को पूछा होता एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मेरी क्या होती, 5 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, 0.5। ठीक है, इस तरीके से। और टोटल कॉस्ट मेरे को पूछा होता तो 55 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, उस हिसाब से ये क्वेश्चन बन जाता। ओके, What distinguishes a primary group from a secondary group? ठीक है, टाइप ऑफ ग्रुप्स से क्वेश्चन पूछा गया है, प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप क्या होता है, देखो पहले एग्जाम्पल देखते हैं। प्राइमरी ग्रुप का एग्जाम्पल होता है फैमिली। ठीक है, सेकेंडरी ग्रुप में जो भी आपका ऑफिस हो गया, ठीक है, आप ऑफिस में काम करते हो, जो भी कोऑपरेटिव है वो चीज़ कहाँ है, ऑफिस। ठीक है, वो अपने पास सेकेंडरी में है। अब देखो फैमिली में अपने जो रिलेशनशिप होते हैं वो कैसे होते हैं, फेस टू फेस आप वहाँ पे बात करते हो। ठीक है, फेस टू फेस आप यहाँ पर बात करते हो, एक स्मॉल सर्कल आपका वहाँ पर होता है। ठीक है, वी फीलिंग, स्ट्रॉन्ग वी फीलिंग आपको यहाँ पर होती है। ठीक है, इसके अलावा एक तरीके से इनफॉर्मल ये होता है, कैसा होता है, इनफॉर्मल ये होता है। इसके जस्ट उल्टी चीज़ें यहाँ पर होती है। ठीक है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के सब लोगों को जानो। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि आपका उनका फेस टू फेस ही इंटरेक्शन हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि जैसे कि किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ मतलब कम्युनिकेशन या कोई भी वर्कशॉप या कुछ भी ऑर्गेनाइज करता है, तो वो कई बार क्या करते हैं कि वाया मीडिया वो लोग जुड़ते हैं। ठीक है, स्मॉल नहीं होता, इसके कंपैरेटिव में ये क्या होता है, लार्ज होता है। वी फीलिंग यहाँ कुछ नहीं होती है, एक दूसरे के लिए आप मतलब फीलिंग्स वहाँ कुछ नहीं है, इमोशनल फीलिंग्स वहाँ नहीं है, वहाँ आपके सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है। ठीक है, उसके बाद में ये फॉर्मल नहीं है, ये अपने पास कैसा हो जाएगा, फॉर्मल हो जाएगा। देखो साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी का तो नहीं आएगा इसके अंदर। ठीक है, वो ऑफिस वाला छोटा भी हो सकता है, या हो सकता है फैमिली बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, ये वाला एक तरीके से बहुत जनरल सा स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं आएगा। देन डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी एंड इम्पर्सनैलिटी, देन फॉर्मेलिटी। ठीक है, यहाँ पर इनफॉर्मल होगा, वहाँ पे फॉर्मल होगा। इम्पर्सनैलिटी, यहाँ पे पर्सनल है, वहाँ पे इम्पर्सनल रिलेशनशिप है। स्टेबिलिटी एंड सिमिलैरिटी ऑफ बैकग्राउंड, ये भी होना, देखो फैमिली में तो सब एक जैसे ही हैं, ऑफिस के अंदर भी सेम बैकग्राउंड वाले लोग हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि किसी ऑफिस के अंदर ऐसे लोग चाहिए जिन्होंने मास्टर्स करी हुई हो। ठीक है, ऐसे ही लोगों को लेते हैं जिन्होंने मास्टर्स करी हो, तो एक तरीके से उनका बैकग्राउंड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। देन इंटेंसिटी ऑफ शेयर्ड इंटरेस्ट एंड एसोसिएशन, यहाँ पर ठीक है, इंटरेस्ट एंड एसोसिएशन ये अपने पास कहाँ पर, एसोसिएशन ये किसके अंदर आएंगे, इसके अंदर भी आएंगे। तो इसको मोस्ट मतलब आपको यहाँ होने को तो ये सारे ही हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ढूंढना है। मोस्ट अप्रोप्रिएट अपने पास क्या है, ऑप्शन नंबर 2। ओके,
नेक्स्ट है व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट ई नाम, ठीक है। ई नाम से हर साल क्वेश्चन आता है, ठीक है। ई नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ई नाम के बारे में सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। इसके अंदर देखो ई नाम कब आया था, ई नाम 2016 के अंदर आया था, ठीक है। नेशनल, हाँ इसकी फुल फॉर्म भी नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, ठीक है। तो इट वाज लॉन्च्ड इन 2016, यस इट इज़ राइट, ठीक है। इट हैज़ इंटीग्रेटेड 1361 मंडीज इन द कंट्री एंड इट इज़ प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू 1.8 करोड़ फार्मर्स। देखो जो डेटा वाले क्वेश्चन है ना, अब इसके अंदर आप इसमें अनुमान नहीं लगा सकते कि ये डेटा कौन से ईयर का है, इसमें तो ईयर भी नहीं दिया। बाकी जो डेटा वाले क्वेश्चन इससे पहले आ रहे थे उसमें इसने स्पेसिफाई तो करा था कि 21, 22। अब इसमें इसमें कुछ भी नहीं लिखा है कि कब तक ये बोल रहा है कि ये अपने पास 23 तक बोल रहा है या फिर ऐसा कोई। और इससे पहले वाले जो ईयर में क्वेश्चन आया हुआ ना, उनमें बहुत स्पेसिफिकली पूछा हुआ है कि दिसंबर 2023 तक इतने उसमें मंडी से इतने फार्मर से, इसमें नहीं दिया, ठीक है। तो ये मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आपको फिक्स पता है ना तो ही आपको अटेम्प्ट करना है, अदरवाइज नहीं करना, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है द ट्रेडिंग वॉल्यूम अमाउंट्स टू RS 4.5 लाख करोड़, ठीक है। तो इसके अंदर देखो ये वाला सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, और गलत क्या है इसके अंदर, ये 4.5 क्योंकि ये 3 लाख करोड़ के समथिंग है, ठीक है, ये है। लेकिन इसका इनाम का आप जितना याद कर सकते हो, जो अपने एटलीस्ट जिस ईयर के अंदर आप पेपर देने जा रहे हो उससे 3 साल पहले तक का आपको पता होना चाहिए, 3 साल पहले तक का आपको डेटा पता होना चाहिए। और ये इनकी वेबसाइट के ऊपर ही मिल जाएगा वो डेटा, या गूगल वगैरह पे भी अवेलेबल है, तो वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन MPP कट्स APP एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट देन। ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, ये फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप से अपने पास क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ये वाला ग्राफ आपको बिल्कुल याद कर लेना है, अपने दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। और ये अपने पास इस तरीके से और ये वाला इस तरीके से, ठीक है। TPP, ये अपने पास APP और ये अपने पास MPP, ठीक है, ये है। अब इसके अंदर देखो ये जो है ना कि, और यहाँ पे ये मैक्सिमम है तो ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, ठीक है। जहाँ पर दोनों कट करते हैं वहाँ पर फेज फर्स्ट ख़त्म हो जाती है, जहाँ पे ये 0 होता है वहाँ से फेज सेकंड ख़त्म हो जाती है, उसके आगे सेकंड। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस ग्राफ से मतलब हर बार क्वेश्चन आता है। तो पहले क्या होता है, पहले देखो पहली वाली फेज़ में क्या हो रहा है, पहली वाली फेज़ में तीनों चीज़ें बढ़ रही हैं, MPP बढ़ रहा है, APP बढ़ रहा है और TPP भी बढ़ रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ आप देखो, TPP से MPP और APP दोनों कम है, फिर MPP से APP भी कम है, ठीक है, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट कम है। लेकिन एक पॉइंट पे और एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, MPP मैक्सिमम पे आ रही है, ठीक है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट मैक्सिमम पे आ रहा है। उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, उसके बाद MPP अपने पास कम हो रही है, लेकिन APP तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। अब एक पॉइंट पे क्या हो रहे हैं, TPP, ये MPP और APP बराबर हो रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे अपने पास फर्स्ट फेज खत्म हो जा रही है, ठीक है। और इस पॉइंट के बाद अपने पास देखो, ठीक है, यहाँ इसमें क्या मतलब बहुत रैपिडली ये बढ़ता है, फिर उसके बाद बढ़ता है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है, ठीक है। इसके बाद फिर मतलब ये सेकंड, एक तरीके से सेकंड फेज तक बढ़ता है, फिर नीचे जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद APP कम होते जा रहा है, MPP कम होते जा रहा है, MPP 0 आ जाएगा, तब अपने पास सेकंड फेज खत्म हो जाएगी और उसके बाद अपने पास TPP गिरना चालू हो जाएगा, ठीक है। और ये MPP तो कहाँ चली जाएगी, नेगेटिव में चली जाएगी। और एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट कभी नेगेटिव में नहीं जाता है, ठीक है, कभी भी ये नेगेटिव नहीं होता। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है, व्हेन MPP कट्स APP एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट देन। यहाँ पर देखो हाईएस्ट पॉइंट देन व्हेन MPP कट्स APP, ये इसका हाईएस्ट, APP का हाईएस्ट पॉइंट ही तो है, फिर इसके बाद तो ये कट मतलब ये अपने पास डिक्रीज होते जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, MPP और APP दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। MPP और APP जहाँ पर फर्स्ट फेज खत्म हो रहा है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग बीड्स प्रोपोगेट थ्रू राइजोम्स। जनरल एग्रीकल्चर में बीड साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। इतना
इतना जो ये इस तरह वीड साइंस के जो क्वेश्चन है वो अगर आप बहुत आपका जनरल एग्रीकल्चर स्ट्रांग है तो ही आप उसको कर पाओगे, ठीक है। इसके अंदर और अगर आपने तुक्का मारा तो बहुत बहुत चांसेस है कि वो क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है। जैसे इसके अंदर दिया हुआ है, इसने पूछा है राइजोम से, ठीक है। इसने हर साल तो मतलब क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि उसका जनरल नेम देते हैं और फिर उसका साइंटिफिक नेम पूछ लेते हैं, लेकिन इस बार इसने क्या पूछा है, प्रोपोगेशन पूछा है, वो भी स्पेसिफिक किया है कि राइजोम से, ठीक है। तो इसके अंदर पहला है एग्रोपायरोन रेपेंस, साइप्रस रोटेंडस, सिरसियम एरवेंसिस एंड साइनोडोन डेक्टाइलोन। तो इसमें जो फर्स्ट 3 है उनको राइजोम से करते हैं, लेकिन साइनोडोन डेक्टाइलोन को अपन किससे करते हैं, रनर्स से करते हैं, ठीक है। तो ये 4th वाला ऑप्शन इसके अंदर गलत हो जाएगा। तो A, B एंड C ओनली, ठीक है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा A, B एंड C ओनली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइंस द टर्म कैपिटल मोर एप्रोप्रिएट। कैपिटल से देखो, कैपिटल क्या होता है, कैपिटल मैंने पहले ही बताया था जब वर्किंग कैपिटल की बात आई थी। कैपिटल क्या होता है कि कैपिटल क्या होता है कि ये एक ह्यूमन जनरेटेड रिसोर्स है। कैपिटल के जैसे एग्जाम्पल से मैं बताऊं, जो भी मशीनरी होती है ना, मशीनरी, ठीक है, मशीनरी अपने पास क्या है, कैपिटल का एग्जाम्पल है। तो मशीनरी किसने बनाई है, ह्यूमन ने ही तो बनाई है, ठीक है। तो इट इज़ अ फ्लो रिसोर्स, नहीं, कैपिटल एक फ्लो रिसोर्स नहीं है, कैपिटल एक स्टॉक रिसोर्स है, ठीक है, स्टॉक रिसोर्स है। अभी थोड़ी देर पहले ही कहीं पे एक क्वेश्चन में एग्जाम्पल पूछा था कि स्टॉक रिसोर्स का एग्जाम्पल क्या है, वहीं पे वहाँ पे भी सही आंसर क्या था, वर्किंग कैपिटल। तो ये वाला स्टेटमेंट अपने पास क्या है, गलत है, फ्लो नहीं है, वो स्टॉक रिसोर्स है। फिर उसके बाद में कैपिटल इज द एसेट क्रिएटेड बाई ह्यूमन एफर्ट्स एंड नॉट अवेलेबल इन नेचुरल फॉर्म, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, ह्यूमन एफर्ट से उसको बनाया गया है। कैपिटल इज द सेम एज मनी, नो, कैपिटल इज नॉट सेम एज द मनी, मनी कैन बी यूज टू बाई द कैपिटल, ओके, बट both of them are not same. Then capital is comprised of ओनली टेंजिबल एसेट्स, नहीं, ये भी गलत है। जैसे इसके अंदर ह्यूमन एसेट्स भी हो सकते, ह्यूमन कैपिटल भी हो सकता है, ठीक है, तो वो वाली चीज़ भी अपने पास गलत हो जाएगी। तो राइट ऑप्शन अपने पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 विच इज कैपिटल इज द एसेट क्रिएटेड बाई ह्यूमन एफर्ट्स एंड नॉट अवेलेबल इन नेचुरल फॉर्म्स, ओके। ओके, फिर इसमें क्वेश्चन पूछा है, अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लो टू हाई एज पर देयर प्रेजेंट शेयर इन एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB। ADB से क्या क्वेश्चन पूछा है इसने, शेयर का क्वेश्चन पूछा है, कौन सी कंट्री का कितना शेयर है। देखो इसके अंदर बहुत ही इस क्वेश्चन को ज़्यादा आप ध्यान से इतना वो मतलब इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर देखो बार बार हर बार एक चीज़ बहुत जगह लिखी होती है कि ADB के अंदर सबसे ज़्यादा शेयर अगर किसी का है ना तो वो किसका है, USA का है। और ये चीज़ बार बार बहुत कंट्रोवर्शियल होती रहती है कि वहाँ पे मतलब शेयर सबसे ज़्यादा USA का है ना, तो मोस्ट ऑफ डिसीजन USA के ऊपर ही बेस्ड होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप बहुत बार न्यूज़ में भी आती है ये चीज़, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन से देखो, एक बार इसने क्या पूछा है कि हाईएस्ट, लोएस्ट टू हाईएस्ट में जमाना है ना, तो हाईएस्ट किसका है, USA का है। तो ऑप्शन नंबर D सबसे लास्ट में आएगा। इन तीनों में देखो सिर्फ एक ऑप्शन के अंदर ऑप्शन D लास्ट में दिया हुआ है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। लेकिन आपको बाकी भी चीज़ें पता होनी चाहिए। USA से जस्ट कम किसका है, चाइना, चाइना के बाद में इंडिया, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट है इंडिया का ध्यान रखने की, चाइना के जस्ट बाद में किसका है, इंडिया, और इंडिया के जस्ट पहले किसका है, ऑस्ट्रेलिया। मतलब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा शेयर है इंडिया का। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडॉप्शन स्कोर इज यूजुअली लोअर फॉर ओनर कल्टिवेटर देन फॉर टीनेंट कल्टिवेटर, ठीक है। देखो असर्शन दिया हुआ है अडॉप्शन स्कोर। अडॉप्शन स्कोर मतलब कि कोई भी अडॉप्शन स्कोर अपने कैसे निकालते हैं कि किसी भी फार्मर ने नई प्रैक्टिस जो है, कितनी नई प्रैक्टिसेस कितनी सालों के लिए उसने अडॉप्ट करी है, वो कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसको उसके बेसिस में अपन क्या निकालेंगे, अडॉप्शन स्कोर निकालेंगे। अब इसमें देखो कोई भी नई प्रैक्टिसेस अपन अडॉप्ट करते हैं तो उसके अंदर ऑब्वियसली कोई ना कोई रिस्क होता है। तो अब देखो रिस्क कौन ले सकता है, एक ओनर रिस्क ले सकता है या एक टीनेंट जिसने लीज के ऊपर लैंड ली हुई है वो ले सकता है। वो तो ऑलरेडी उसने लीज पे ले रखी है ना, तो वो रिस्क नहीं ले सकता। इसका मतलब कि उसका
अडॉप्शन स्कोर कम होगा, ऑनर कल्टीवेटर का अडॉप्शन स्कोर ज़्यादा होगा। तो ये बात इसमें देखो क्या लिखी हुई है, यूजुअली लोअर फॉर ऑनर कल्टीवेटर। लोअर फॉर ऑनर कल्टीवेटर नहीं होगा, ये किसके लिए होगा, ये अपने पास टीन एंड कल्टीवेटर के लिए होगा। तो ये अपने पास असर्शन जो अपने पास है ना वो कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। फिर अपने पास क्या है, रीज़न। रीज़न अपने पास है कम्युनिकेबिलिटी इज़ द डिग्री टू विच रिजल्ट्स ऑफ इनोवेशन मे नॉट बी डिफ्यूज टू अदर्स। देखो कम्युनिकेशन का मतलब ही यही है कि अपने जो डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन एक तरीके से आप मान लो उसको, तो वो अपने पास ये इसमें गलत दिया हुआ है। कम्युनिकेशन इज द डिग्री टू विच द रिजल्ट ऑफ इनोवेशन मे नॉट बी डिफ्यूज टू अदर, अरे मे बी डिफ्यूज टू अदर्स, ठीक है, नॉट नहीं। तो ये भी अपने पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर इनकरेक्ट, ठीक है, बोथ आर इनकरेक्ट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लैट स्क्वायर्स इन कॉटन इज कॉज्ड बाई, ठीक है, कॉटन के लिए पूछा है। कॉटन में दो पेस्ट लगते हैं, एक तो है पिंक बॉलवर्म, एक होता है स्पॉटेड बॉलवर्म, ठीक है। पिंक बॉलवर्म देखो साइंटिफिक, मोस्टली इनका कई बार साइंटिफिक नेम भी पूछते हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। स्पॉटेड बॉलवर्म के लिए क्या होगा, पैक्टिनोफोरा गोसिपिला, ठीक है, और पिंक बॉलवर्म, हाँ, और इसके बाद में फ्लैट स्क्वायर्स वाला, और दूसरा देखो कॉटन के अंदर दो होते हैं, एक तो होता है स्पॉटेड बॉलवर्म और एक होता है पिंक बॉलवर्म, ठीक है, पिंक बॉलवर्म। एक का नाम होता है आइरिस विटेला और एक का नाम होता है पैक्टिनोफोरा गोसिपिला, ठीक है। अब इसके अंदर क्या पूछा है इसने, फ्लैट स्क्वायर्स किससे बनते हैं, ठीक है, तो ये बनते हैं अपने पास आइरिस विटेला से। और यहाँ इस क्वेश्चन से इस टॉपिक से हर साल क्वेश्चन आता है, इन दोनों में से एक ना एक तो पूछते हैं, ठीक है। असर्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन में असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन दिया हुआ है ट्रेडिशनल लीडर्स इन रूरल एरियाज अपहोल्ड सोशल एंड रिलीजियस वैल्यूज थ्रू देयर इनहेरिटेड स्टेटस एंड रोल्स। देखो ट्रेडिशनल, ये सेकंड क्वेश्चन है ट्रेडिशनल लीडर से। इसी पेपर के अंदर अपन ने पहले सॉल्व किया। ट्रेडिशनल लीडर क्या होते हैं, ट्रेडिशन मतलब जो जनरेशन से चले आ रहे हैं, वो जनरेशन से किस लिए चले आ रहे हैं, उनकी वेल्थ के अकॉर्डिंग, ठीक है, उनकी वेल्थ, लैंड वगैरह जो भी है, प्रॉपर्टी वगैरह, ठीक है, या सोशल प्रेस्टीज वगैरह कुछ भी, उसके अकॉर्डिंग वो चलते आ रहे हैं, तो वो क्या है, अपने पास ट्रेडिशनल लीडर्स है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, अपवर्ड सोशल एंड रिलीजियस वैल्यूज थ्रू देयर इनहेरिटेड स्टेटस एंड रोल्स, यस इट इज राइट। देन इमर्जेंट लीडर्स इन विलेज प्राइमरली गेन इन्फ्लुएंस थ्रू देयर वेल्थ एंड पावर। नहीं, इमर्जेंट लीडर क्या होते हैं, वो इमर्ज होते हैं, कोई सिचुएशन ऐसी बन जाती है जिसके अंदर उनको लीडर बनना पड़ता है। इसमें मैंने पहले बताया था, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको किसी ग्रुप को एक प्रोजेक्ट दिया गया है, उसके अंदर कोई स्पेसिफिक लीडर नहीं है, लेकिन एक इंसान उसके सारे प्रोसेसेस को कोऑर्डिनेट करने लग जाता है, तो वो सिचुएशन ऐसे बनी कि उसको लीडर बनना पड़ रहा है, ठीक है। तो वो अपने पास क्या हो जाएगा, एमरजेंट लीडर हो जाएगा। तो एमरजेंट लीडर रीजन अपने पास गलत दिया हुआ है, तो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट, ओके। तो ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो देखो तीन तरीके का इंटीग्रेशन है, तीन तरीके का इंटीग्रेशन, तीन तरीके का इंटीग्रेशन होता है। एक तो होता है मतलब कि इसके अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ को एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर लेके आना, उसको अपन इंटीग्रेशन बोलते हैं। मार्केट इंटीग्रेशन के बाद बेसिकली ये कर रहा है। एक तो होता है इसके अंदर वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है इसके अंदर कॉन्ग्लोमरेशन, ठीक है, कॉन्ग्लोमरेशन। अब देखो सबसे पहले देखो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन मतलब एक तरीके से जोड़ना, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरी पिकल फैक्ट्री है, ठीक है, पिकल मेरी अचार की फैक्ट्री है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मेरा एक कोई भी XYZ कोई भी मेरा ब्रांड है, ठीक है। अब मैंने क्या करा कि मैं जितनी और फर्म्स हैं, और फर्म्स जो सेम अचार बना रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं मैंगो पिकल का मेरा है, तो और कुछ फर्म्स होंगी जो मैंगो पिकल की बना रही होगी। तो मैंने क्या करा, इन सबको खरीद लिया, ठीक है, इन सबको खरीद लिया, और अब मार्केट में कौन बचा, सिर्फ मैं बची, ठीक है। तो मेरा ये जो है, मेरा जो पिकल बिजनेस है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्या हो जाएगा,
हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन इसको बोलते हैं कि सेम ही तो काम था सबका, पिकल 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 बनाने का काम था, ठीक है, सबको मैंने खरीद लिया, एक यूनिफाइड मैनेजमेंट के अंदर वो आ गए, ठीक है। तो अपने पास क्या हो गया, वो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन हो गया। दूसरा हो गया वर्टिकल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब ऐसे हो गया कि इसमें मतलब काम अलग अलग होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मेरी आटा बनाने की फैक्ट्री थी, ठीक है, अब मैंने क्या करा, आटा बनाने की फैक्ट्री थी पहले, आटा बनाने की फैक्ट्री थी, ठीक है। अब मैंने क्या करा कि पहले तो हम मान लो कि उसके लिए ग्रेन्स कहीं से सोर्स कर रहे थे, लेकिन अब मैंने जो है ग्रेन प्रोडक्शन भी मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, उनकी प्रोसेसिंग भी मैंने स्टार्ट कर दी, फ्लोर बनाना भी मैंने स्टार्ट कर दिया, इनके मार्केटिंग फंक्शन है वो भी मैं ही परफॉर्म करने लगी। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, वर्टिकल इंटीग्रेशन एक तरीके से हो जाएगा, ठीक है। कॉन्ग्लोमरेशन, कॉन्ग्लोमरेशन का एग्जांपल आप जो शॉपिंग मॉल वगैरह होते हैं उससे समझ सकते हो, ठीक है। आप एक शॉपिंग मॉल के अंदर जाते हो, ठीक है, वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है, वहाँ पर आपको कपड़े भी मिलेंगे, वहाँ पर आपको टॉयज़ का सेक्शन भी मिल जाएगा, गेम वाला सेक्शन भी मिल जाएगा। तो वो मतलब कहीं से, जैसे कपड़े और गेम्स कहीं से रिलेटेड नहीं है, अनरिलेटेड एक्टिविटीज़ है, लेकिन फिर भी वो आपको एक जगह मिल रही है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्ग्लोमरेशन बोलते हैं। और एक होता है कॉन्ट्रैक्ट इंटीग्रेशन। कॉन्ट्रैक्ट इंटीग्रेशन एक तरीके से जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरह मान लो, इसके अंदर क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मेरी जैसे आटा बनाने की ही फैक्ट्री है, ठीक है, मैंने अब किसी फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट करा कि वो उसके खेत में जितना भी एक सीज़न के अंदर वीट प्रोड्यूस होगा वो सारा का सारा मुझे देगा, लेकिन हमारी आइडेंटिटी अलग अलग है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट इंटीग्रेशन बोलेंगे, ठीक है। अब अपन इसके अंदर यहाँ पर इसको मैच कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल में मैंने बताया था सेम प्रोडक्ट होना चाहिए, तो सेम बिजनेस, ठीक है, ये हो जाएगा। कॉन्ग्लोमरेशन, कॉन्ग्लोमरेशन के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़, bringing activities forms under unified management which are not related to the present activities of individual firms, yes। then contract, contract का मतलब ही क्या होता है, एग्रीमेंट। और लास्ट वाला कौन सा बच जाएगा, वर्टिकल। तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है statement based. The problem of enterprises combination will not arise if the enterprises have supplement relationship. Okay, product relationship से यहाँ पे सवाल पूछा गया है। supplement relationship का मतलब ऐसा होता है कि एक कोई भी प्रोडक्ट है ना, उसका प्रोडक्शन दूसरे के प्रोडक्शन को किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं करता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे वीट एंड पोल्ट्री, ठीक है, वीट एंड पोल्ट्री। तो वीट एंड पोल्ट्री जो है ना, एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते, नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। वीट आपके पोल्ट्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, पोल्ट्री वीट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन सप्लीमेंट करेंगे एक दूसरे को। सप्लीमेंट किस तरीके से करेंगे कि जो मान लो कि जो वीट है, ठीक है, वीट का स्ट्रॉ वगैरह जो है वो आप किस में काम में ले सकते हो, पोल्ट्री के अंदर काम में ले सकते हो। और पोल्ट्री के अंदर जो भी डिकम्पोज है उसका वो आप कहाँ पर डाल सकते हो, वीट फील्ड में डाल सकते हो। वो उसकी क्या बढ़ाएगा, फर्टिलिटी बढ़ाएगा सॉइल की, ठीक है। तो एक दूसरे को सप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पर आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी, क्योंकि वो एक दूसरे को सप्लीमेंट ही तो कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग द प्रोडक्शन लेवल ऑफ आउटपुट्स इज इनसिग्निफिकेंट इन द आउटपुट्स हैव जॉइंट रिलेशनशिप। देखो जॉइंट रिलेशनशिप के अंदर क्या होता है कि एक चीज़ अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो दूसरी चीज़ उसके साथ में बनेगी ही बनेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने वीट फील्ड है आपका, ठीक है, आपने ग्रेन प्रोडक्शन के लिए उसे लगाया है, लेकिन ग्रेन प्रोडक्शन के लिए अगर आपने उसे लगाया है तो उसमें स्ट्रॉ भी तो बनेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप ग्रेन प्रोडक्शन कर रहे हो लेकिन उसमें स्ट्रॉ नहीं बन रहा है, स्ट्रॉ तो ऑब्वियसली उसके अंदर बनेगा ही ना। तो वो क्या होता है, जॉइंट रिलेशनशिप होता है। तो इसके अंदर डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग द प्रोडक्शन लेवल, आप इसके अंदर डिटरमाइन भी नहीं कर सकते कि मुझे तो 100% ग्रेन ही चाहिए। मैं मेरा टारगेट सेट कर लूँ कि लेवल ऑफ आउटपुट मेरा 100% ग्रेन्स होना चाहिए, स्ट्रॉ मेरे पास 0% होना चाहिए। तो क्या ये पॉसिबल है, ये नहीं पॉसिबल है, क्योंकि स्ट्रॉ उसके अंदर बनेगा ही बनेगा। तो ये वाली चीज़ भी बिल्कुल सही लिखी हुई है कि वो इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, ठीक है। मेरा जो भी डिसीजन है ये वो कैसा हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो दोनों मेरे पास जो स्टेटमेंट्स है वो कैसे हैं, सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज
In a perfect competition model, the change in which of the following costs or imposition of taxes does not affect the equilibrium position of the firm in the short run. ठीक है, इसमें देखो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन होती है शॉर्ट रन के अंदर, वो क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट बराबर होना चाहिए मार्जिनल रिवेन्यू के या एवरेज रिवेन्यू के. ठीक है, अब इसमें देखो पहला क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट अगर आप बढ़ा दोगे आउटपुट के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं आएगा तो मार्जिनल कॉस्ट चेंज नहीं होगी, तो वो सेम रहेगा, ये इक्वेशन सेम रहेगी. देन इम्पोजिशन ऑफ लमसम टैक्स का भी अपने पास मार्जिनल कॉस्ट या आउटपुट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता, तो वो सेम रहेगी. इम्पोजिशन ऑफ प्रॉफिट टैक्स, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये तो प्रॉफिट पे लगता है, मार्जिनल कॉस्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा. लेकिन इम्पोजिशन ऑफ स्पेसिफिक सेल्स टैक्स पर यूनिट ऑफ आउटपुट पे अगर आप टैक्स लगा रहे हो तो मार्जिनल कॉस्ट अपने पास चेंज होगी, तो मार्जिनल रिवेन्यू हो सकता है कि मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रिवेन्यू से कम हो या ज़्यादा हो, दोनों हो सकती है. लेकिन क्या हाँ चांसेस ये हैं कि हाँ मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रिवेन्यू बराबर नहीं होंगे उस केस के अंदर. तो ये वाला टैक्स जब आप लगाओगे तो इसके अंदर क्या है, इक्विलिब्रियम वाली जो कंडीशन है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगी. तो कौन से 3 से नहीं होगी, तो ए, बी और सी से नहीं होगी. ठीक है, ओके. आगे बहुत इजी सा क्वेश्चन है. लिगांस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कंटेंट्स कितने हैं, देखो ये है लिगांस का मॉडल. CM सितार से याद कर सकते हो. चैनल मैसेज कम्युनिकेटर मैसेज चैनल ट्रांसमीटर देन ऑडियंस एंड ट्रीटमेंट. ट्रांसमीटर नहीं, ट्रीटमेंट. ओके, ट्रीटमेंट. दिस इज कम्युनिकेटर मैसेज चैनल ट्रीटमेंट ऑडियंस एंड रेस्पॉन्स. ओके, तो यहाँ पर ये कितने हैं, 3 3 6 एलिमेंट इसके अंदर है. और ये वाला सीक्वेंस भी याद कर लेना, हो सकता है कि आपके पेपर में ये वाला पूछे क्योंकि इस वाले मॉडल का सीक्वेंस नहीं पूछा. ओके, ओके. हाउ कैन एक्सटेंशन वर्कर्स इफेक्टिवली प्रमोट कल्चरल चेंजेस इन रूरल इंडिया. देखो इसके अंदर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है. इस क्वेश्चन के अंदर सीधा 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं. आपको एज ए एक्सटेंशन पर्सनल देखना है कि आपको कल्चरल चेंज वहाँ पे लाना है, तो आप कौन सा ओकेजन चूज़ करोगे. देखो, यूटिलाइजिंग रिलीजियस फेस्टिवल्स फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र. देखो रिलीजियस फेस्टिवल्स पे इसका मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल कि कई बार क्या होता है कि कोई मेला हो गया, ठीक है, तो उस मेले के अंदर आप अपना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए कुछ डेमोस्ट्रेशन वगैरह लगाओ तो वहाँ पे लोग ज़्यादा होंगे. ठीक है, ज़्यादा होंगे तो यहाँ पर आपके चांसेस ज़्यादा होंगे कि आप अपना चेंज प्रमोट कर पाओगे. इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग टाइम ऑफ कैलामिटीज़. यस, क्योंकि उस टाइम पे ऑलरेडी मतलब कि लोगों को ज़रूरत है. ठीक है, यहाँ पर आप ज़रूरत है लोगों की, तो वहाँ पर आप नई प्रैक्टिसेस लाते हो तो वो भी एक तरीके से अपने को हेल्प ही करेगी. देन इग्नोरिंग एग्जिस्टिंग कल्चरल प्रैक्टिसेस. ये सबसे बड़ा आपका डिसएडवांटेज हुआ क्योंकि इससे जो कल्चरल हार्मनी है ना वो आप एक तरीके से मेंटेन नहीं कर पाओगे, लोग आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे. ठीक है, तो ये वाला अपने पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा. देन कंसिडरिंग द प्रेफरेंसेस एंड वैल्यूज ऑफ द लोकल कम्युनिटीज़. यस, प्रिंसिपल ऑफ ग्रास रूट. ठीक है, ग्रास रूट प्रिंसिपल इसके अंदर आता है. ठीक है, तो ये वाला अपने पास क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा. तो कौन कौन से सही हो जाएंगे, ए, बी एंड डी ओनली. ए, बी एंड डी ओनली विल बी द राइट आंसर. सी विल बी इनकरेक्ट. ओके, देन नेक्स्ट वन. इसमें फिर से बैंक से क्वेश्चन है और बैंक से आगे से सेकंड क्वेश्चन है. मतलब 4 बैंक पहले पूछे हैं, 4 बैंक अब है, मतलब 8 बैंकों का इसने पूछा है. ठीक है, तो इसके अंदर यही है कि आप जो एटलीस्ट स्केड्यूल्ड बैंक जितने हैं वो याद कर लो और जो मेन बैंक है, ठीक है, जो बार बार हेडलाइंस बनाते रहते हैं उन बैंक का आप याद कर लो. तो हो सकता है कई बार एक बैंक से ही आपका, क्योंकि मैच द फॉलोइंग होते हैं, कई बार क्या होता है अगर आपको किसी एक बैंक का भी पता है ना तो वो एक ऑप्शन ही वहाँ पर डिफरेंट होता है और उससे वो क्वेश्चन क्रैक हो जाता है. ठीक है, तो जितने कर पाओ उतने तो एटलीस्ट करने चाहिए. ठीक है, अब देखो इसके अंदर जैसे कि मिलाते हैं. सबसे पहले देखो इसके अंदर, देखो कौन सबसे पुराना इनमें से, कौन, इलाहाबाद बैंक है. ठीक है, सबसे पहले देखो इसके अंदर HDFC बैंक कब का है, 1994 का है. ठीक है, HDFC बैंक अपने पास कब का है, 1994 का है. IDBI बैंक कब का है, 1964 का है. IDBI बैंक कब का है, 1964 का है. फिर उसके बाद में बैंक ऑफ इंडिया पहले है. बैंक ऑफ इंडिया सबसे पुराना है, 1865 का है. एंड इलाहाबाद बैंक 1906 का है. तो अपने पास आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा 2143.
2143 2143 ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। ओके, आगे इसने पूछा है मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। फिर से मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन से क्वेश्चन है किसका, कार्ड्स एंड लेजिस्पेड 1955 का। तो उनका मॉडल का क्या सीक्वेंस है, उनका मॉडल का सीक्वेंस है सोर्स, मैसेज, मास मीडिया, ओपिनियन एंड पब्लिक। ठीक है, ये उनके मॉडल का सीक्वेंस है। तो आप इसके अंदर ये ऑप्शंस देखोगे एज इट इज सीक्वेंस में ही दिए हुए हैं ABCDE। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है ABCDE। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके अंदर भी मॉडल, तो मॉडल आई गेस बहुत सारे मॉडल पूछे हैं इसके अंदर, मॉडल आप अच्छे से करिए। नेक्स्ट वन है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। ठीक है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। फर्स्ट वन है डीपर सोइंग इज एडवांटेजेस इन हैवी सोइल्स वेर एज शैलो सोइंग इज रिकमेंडेड इन लाइट सोइल। जनरल एग्रीकल्चर से क्वेश्चन है, डीपर सोइंग इज एडवांटेजेस इन हैवी सॉइल्स और वेर एज शैलो सोइंग इज रिकमेंडेड इन लाइट सोइल। देखो इसके अंदर ज़्यादा लॉजिक लगा, मतलब थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। जो मतलब डीपर सोइंग, जैसे कि हैवी सॉइल्स होती है ना, हैवी सॉइल्स के अंदर क्या होता है कि एक तरीके से वो अपने पास हार्ड सरफेस उसके अंदर बन जाती है। ठीक है, हार्ड सरफेस उसके अंदर बनती है। तो अगर आप उसके अंदर जो सीड प्लेस कर रहे हो वो आपने बहुत डीप प्लेस कर दिया तो हार्ड सरफेस की वजह से वो बाहर ही नहीं आ पाएगा। तो क्या वो इसके अंदर एडवांटेजेस है? नहीं, वो एडवांटेजेस नहीं है। और दूसरा है शैलो सोविंग इज रिकमेंडेड लाइट सॉइल्स। लाइट सॉइल्स के अंदर तो क्या होता है कि मतलब उसके अंदर तो कोई ऐसा हार्ड क्रस्ट तो बनती नहीं है। शैलो के अंदर आपने जैसे कि ऊपर ही आपने सीड डाल दिया तो उसमें जब आप इरिगेशन करोगे ना तो ये आसानी से सीड है ना निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो वो भी उसके अंदर सही नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब इसका जस्ट उल्टा हो तो ठीक रहेगा। ठीक है, देन सेकेंड स्टेटमेंट इज which seed which germinates through apigeal germination should not be sown deep as it results in poor germination. Okay, apigeal germination में क्या होता है कि सीड कोड अपने पास क्या आता है, बाहर आता है। तो बाहर आने के लिए उसको ज़्यादा डीप डालोगे तो वो आ ही नहीं पाएगा ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ज़्यादा डीप नहीं डालना, आपको शैलो सोविंग उसकी करनी है। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये अपने पास स्टेटमेंट, ये क्या इसने क्या बोला, इसने यही बोला ना शुड नॉट बी सोन डीप एज इट रिजल्ट इन पुअर इमेजेस। ये अपने पास सही हो जाएगा, ये अपने पास गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट सेकंड इज करेक्ट। तो फोर्थ वन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, देन अरेंज दीज फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस chronologically when these were set up in India starting from the earliest to the latest. Okay, फिर से वहीं से क्वेश्चन है। देखो FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1965, नाबार्ड 1982, NCDC 1963 एंड NCP 1965। ओके, अब इसमें दो 1965 के हैं। देखो ये जो है ना, ये जनवरी 1965 का है। ठीक है, और ये है फरवरी 1965 का है। अब उस हिसाब से अगर अपन ऑप्शन बनाएंगे ना तो इसने क्या पूछा है, अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। सबसे पुराना कौन सा है इसके अंदर, सबसे पुराना है सी। हाँ, सबसे पुराना है सी। फिर उसके बाद में आइडेंटिकली कौन सा आना चाहिए, उसके बाद में आना चाहिए डी, फिर उसके बाद में आना चाहिए बी, सॉरी ए, और फिर आना चाहिए बी। लेकिन ऐसा कोई भी ऑप्शन जो है ना वो अपने पास नहीं है। ठीक है, मतलब C D A B करके कोई भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। तो आपको क्या करना है, देखो ये वाला आपको कंफर्म पता है, ये वाला कंफर्म पता है। तो इसने क्या करा है, FCI को इससे पहले माना है। ठीक है, CACP से FCI को पहले माना है और FCI को बाद में माना है। ठीक है, वो कई बार क्या होता है कि ऑप्शंस भी कुछ ऐसे दिए हुए होते हैं कि आप करेक्ट ऑप्शन वहाँ पर मैच नहीं होता, तो एटलीस्ट जो आपको कंफर्म पता है ना उसके बेसिस पे आपको करना चाहिए। तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैच करना है। कुछ प्रोग्राम दिए हुए हैं। तो फूड फॉर वर्क प्रोग्राम कब का है, वो है 1977 का है। जवाहर रोजगार योजना 1989 की है। RLAC-P 1983 का है एंड ट्राइसेम 1979 का है। तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 1 2 3 4 1 2 3। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। ओके,
बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, रफ्तार करके इसकी फुल फॉर्म पूछी है, रेमुनरेटिव अप्रोचेस फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर रिजुवनेशन। ये तो बहुत ईजी सा है, अगर आपको पता है तो आप इसको कर पाओगे, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इसका आंसर अपने पास क्या है, फर्स्ट ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फुल फॉर्म मैंने बताया सबकी याद करनी है, जितने आप पढ़ते हो सारी याद करनी है। ठीक है, उसके बाद में हाउ डज द पर्सनैलिटी ऑफ एन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन वर्कर इम्पैक्ट देयर इफेक्टिवनेस इन द फील्ड। ओके, पर्सनैलिटी से क्वेश्चन है, पर्सनैलिटी हैज़ नो इन्फ्लुएंस ऑन देयर इफेक्टिवनेस। नो, पर्सनैलिटी का रोल तो होता ही होता है। ठीक है, अ पॉजिटिव एंड अप्रोचेबल पर्सनैलिटी इनहेंस कम्युनिकेशन एंड रैपिड बिल्डिंग विद फार्मर्स। यस, ये राइट है। ठीक है, अगर आपकी पॉजिटिव पर्सनैलिटी होगी तो फार्मर्स भी आपसे इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, वो आपकी बात सुनेंगे। किसी की अगर नेगेटिव पर्सनैलिटी है, एक तरीके से ऑप्टिमिस्टिक है, तो वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। ठीक है, हर बात में नेगेटिव आप बोलोगे, और एक बहुत ही अगर आपकी अनप्लीजेंट पर्सनैलिटी होगी तो फार्मर आपको नहीं सुनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी लीड्स टू ऑथोरिटेशन लीडरशिप विच इज़ इफेक्टिव इन रूरल सेटिंग। नहीं, आपको यहाँ पर डेमोक्रेटिक लीडरशिप की तरफ जाना है। ठीक है, तो ये अपने पास गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद टेक्निकल नॉलेज आउटवेज पर्सनालिटी ट्रेड्स इन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन। नहीं, ज़रूर नहीं है कि अगर आपको टेक्निकल नॉलेज अच्छी है तो आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दोनों का बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी अपने पास गलत हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन अपने पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। ओके, फिर उसके बाद में है बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि विच एलिमेंट ऑफ स्पीच इज़ ऑफन यूज टू रेफर टू एज पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज किसको बोलते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को बोलते हैं। ठीक है, फिर से कम्युनिकेशन से क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन ही कम्युनिकेशन के क्वेश्चन है इस पेपर में। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फील्ड ट्रिप्स। फील्ड ट्रिप्स को अपन क्या बोलते हैं, फार्मर्स मतलब फार्मर्स ट्रिप्स भी, फार्मर ट्रिप्स भी, या फार्मर डे भी अपन इसको बोल सकते, फार्मर्स डे भी अपन इसमें बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि ग्रुप ऑफ फार्मर्स को क्या करा जाता है कि कोई भी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है, कोई भी रिसर्च फार्म होता है, वहाँ पे ले जाया जाता है। उन्हें कोई भी नई टेक्नोलॉजी दिखाई जाती है कि देखें इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अब तक लोगों ने ये अचीव कर लिया है। और वो इसलिए दिखाते हैं कि ताकि जो फार्मर है ना एक तरीके से मोटिवेट हो पाए। ठीक है, मोटिवेट हो पाए, तो वो वाली चीज़ इसके अंदर देखते हैं। इसके ऑप्शंस क्या क्या है। फर्स्ट वन, टू प्रोवाइड रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पार्टिसिपेशन। रिक्रिएशन अपॉर्चुनिटीज़, उसके अंदर आपको मतलब ये चीज़ ये कहाँ पे होता है, ये अपने पास होता है मेथड डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर। इसका तो मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो किसी ना किसी तरीके से मोबिलाइज या इन्फ्लुएंस कर दे आपको कि आप नई प्रैक्टिस को करने लग जाओ। देन सेकेंड वन इज टू स्टिमुलेट पीपल टू एक्शन एंड इनकरेज अडॉप्शन ऑफ प्रैक्टिसेस। यस, इट इज़ राइट, स्टिमुलेट पीपल। यस, टू एक्सपोज विजिटर्स टू न्यू and different situation. Yes, it is right, to widen the vision of farmers and cater to groups psychologically and leadership. Yes, it is also right। तो कौन कौन से सही हैं, बी, डी एंड सी सही है, जबकि ऑप्शन नंबर ए अपने पास क्या है, इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी, सी एंड डी ओनली 2 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, फिर उसके बाद में हाँ, अरेंज द फॉलोइंग क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर यील्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर। हर साल यील्ड के बेसिस पे अरेंज करने के लिए हर साल क्वेश्चन आता है, और मोस्टली जो पिछले साल आया हुआ होता है वही उसी तरीके से मतलब रिपीट होता है, मतलब मोस्टली वही क्रॉप्स आती है, और ज़्यादातर जो आपके सिलेबस में है वो आती है। अब इसके अंदर दी हुई है अरहर, ग्राम, राइस एंड उर्द। अरहर की कितनी होती है, 10 to 15 क्विंटल पर हेक्टेयर। ग्राम की होती है 15 to 20 क्विंटल पर हेक्टेयर। राइस की 50 क्विंटल पर हेक्टेयर। एंड उर्द की होती है 6 to 10 क्विंटल पर हेक्टेयर। ठीक है, तो सबसे कम किसकी हो जाएगी, डी की, फिर उसके बाद में ए आएगा, फिर बी एंड सी, डी ए बी सी। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन हर साल आता है इस तरीके का। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन एक्सटेंशन। तो पहला है क्लैरिटी ऑफ मैसेज। क्लैरिटी ऑफ मैसेज होगी तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। टू वे कम्युनिकेशन होगा तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि फीडबैक भी आएगा। टेक्निकल जार्गन, ज़्यादा साइंटिफिक लैंग्वेज यूज़ करोगे तो इतना ज़्यादा फार्मर्स को समझ नहीं आएगी, तो ये इनफेक्टिव हो जाएगा, तो ये नहीं। देन एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग अगर है तो वो इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है, तो ये भी अपने पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 अपने पास नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद में है a renewed emphasis was given for the growth of the cooperative sector in India through the vision of Sahakar se Samriddhi in recent times.
दिस वाज सो बिकॉज कोऑपरेटिव हैव द फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग क्रेडेंशियल्स, चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे किससे सवाल पूछा गया है? सहकार से समृद्धि नई स्कीम से सवाल पूछते हैं, ठीक है। तो ये देखो, अ फुल फ्लेजेड मिनिस्ट्री ऑफ cooperation was established in July 2021 to provide greater focus on the cooperative sector. Yes, it is right. 2020 जुलाई 2021 के अंदर ये स्टार्ट हुई थी और मतलब कि ग्रेटर फोकस ऑन कोऑपरेटिव सेक्टर, ठीक है। आगे देखते हैं। देयर आर 8.5 लाख रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव्स इन द कंट्री विथ ओवर 29 करोड़ मेंबर्स, ठीक है, ये भी सही है। और अगर आप ये वाले इसका जो है ना स्कीम का नया डेटा आप चेक कर लेना एक बार के लिए कि 2024 के लिए कितना है, ठीक है। फिर इसके बाद में है द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज पैक्स कवर 98% ऑफ विलेजेस इन कंट्री, ये भी सही है। currently around 29% of agriculture finance is through cooperative societies। ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, ये अपने पास 29 नहीं है, ये 19%, ओके। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो सही क्या क्या है? A, B and C ओनली, ठीक है। फिर इसके बाद में which characteristics are commonly associated with Indian rural society? इंडियन रूरल सोसाइटी से क्वेश्चन पूछा है। फुल इक्वालिटी बिटवीन वुमेन एंड मैन एंड वीमेन, तो ये गलत है। अब आज भी रूरल सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी देखने को नहीं मिलती है। प्रीडोमिनेंट ऑक्यूपेशन बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, यस, ये भी बिल्कुल सही है। गाँव के अंदर ज़्यादातर लोग खेती करते हैं, ठीक है, वो चीज़ सही है। लैक ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बेस्ड ऑन कास्ट, नहीं, ये चीज़ गलत है। वहाँ पर स्ट्रैटिफिकेशन है, कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन है। एंड विलेजेस एज यूनिट्स ऑफ रूरल सोसाइटी, ठीक है। रूरल सोसाइटी किसको मानते हैं? विलेज को ही मानते, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन अपने पास क्या हो जाएंगे? ए एंड ए तो गलत है ना, तो बी एंड डी ओनली, बी एंड डी ओनली। देन नेक्स्ट वन इज जनरल एग्रीकल्चर में जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग वाले पोर्शन से क्वेश्चन है। डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स आर माइक्रोमोलिक्यूल्स, नहीं, डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स, ठीक है। पॉलीमर्स है तो ये अपने पास माइक्रो नहीं, ये अपने पास मैक्रोमोलिक्यूल्स है, ठीक है। ये अपने पास कैसे है? मैक्रोमोलिक्यूल्स है, क्योंकि डीएनए ये मतलब न्यूक्लियोटाइड वगैरह से बने होते हैं, प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनी हुई होती है, ठीक है। तो अपने पास इसमें स्टेटमेंट 2 में लिखा है न्यूक्लियोटाइड एंड अमाइनो एसिड्स आर मोनोमर्स ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स रेस्पेक्टिवली। तो ये अपने पास स्टेटमेंट क्या है? सही है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 अपने पास क्या है? इनकरेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 अपने पास क्या है? करेक्ट है। तो ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट है फॉर अ गिवन प्रोडक्शन function y is equals to 10 plus 0.6x where y is the wheat output and x is the fertilizer input, the coefficient of 0.6, ठीक है। ये देखो इक्वेशन क्या होती है? y is equals to a plus bx। तो ये b जो होता है ना, b अपने पास अपन किसको बोलते हैं? स्लोप को बोलते हैं। प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स के अंदर जो स्लोप होता है वो ये अपने पास क्या होता है? मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। वो ये अपने पास क्या होता है? मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो ये अपने पास ये क्या हो जाएगा? ये स्लोप भी है और मार्जिन फिजिकल प्रोडक्ट भी है, तो ए एंड बी ओनली, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर, ओके। देन इसने पूछे हैं प्रोसेस पूछा है किसका? फार्म फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, ठीक है। फार्म फाइनेंशियल मैनेजमेंट का देखो, मैंने बताया था, पहले भी मैंने बताया था कि अगर किसी भी ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव दिया हुआ हो, ऑब्जेक्टिव, एक तो ऑब्जेक्टिव, एक होता है अवेयरनेस, ये दोनों अगर किसी में दिए हुए ना तो मोस्ट मतलब 99% चांसेस है कि फर्स्ट स्टेप यही होगा। तो यहाँ पे भी देखो फर्स्ट स्टेप कौन सा हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव। पहले अपन क्या डिसाइड करते हैं? ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के बाद में अपन क्या करते हैं? एनालिसिस, एनालिसिस के बाद में डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन मेकिंग के बाद में क्या करते हैं? एक्शन। तो अपने पास क्या हो जाएगा? DBAC, ठीक है। DBAC ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। और अब अपने पास है इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है बहुत इजी से न्यूमेरिकल, जिसमें है इफ़ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज -2.5, elasticity of price is -2.5% and the percentage decrease in the quantity demanded, quantity demanded के अंदर जो percentage decrease है वो कितना है? 10% है। then find out the percentage change in its price, ठीक है। प्राइस के अंदर कितना चेंज आएगा? देखो तो मैम
सभी क्वेश्चन आप ही करवा दोगे तो बच्चे क्या करेंगे, इसका आंसर तो बच्चों को ही देने दो। तो इसका जो आंसर है वो ये सब लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में, कब से आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हो। और पानी भी नहीं पिया आपने, आप थोड़ा पानी पी लीजिए मैम, ठीक है तब तक। तो बहुत ही शानदार तरीके से मैम ने आपको कंप्लीट जो भी हमारा सोशल साइंस का PYQ है 2024 का वो कंप्लीट सॉल्यूशन कराया है। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि 25% होगा, -25% होगा, 4% होगा या फिर -4% होगा। जो भी आंसर होगा वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। ये यहाँ पे आंसर की भी इसकी दी हुई है। अगर आपको कंप्लीट आ जाइए मैम, मतलब आपको अगर कंप्लीट इसका जो है आपको PDF फॉर्मेट में अगर कंप्लीट पेपर चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में अगर मेंशन करोगे तो हम उसको आपके जो हमारा टेलीग्राम चैनल है IRI वाला नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है IRI वाला, ये आप देख सकते हो। मतलब जो लोग कनेक्ट होंगे उनको पता है कि डेली MCQ भी यहाँ पे जो हमारा MCQ है, कितने क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन की 10 प्रैक्टिस होती है। क्वेश्चन 10 क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है लगातार। कितनी सीरीज कितने हो चुके हैं अब तक, लगभग 50, हाँ सर, अराउंड 50। अराउंड 50 जो है हमारे डेली जो है 10 क्वेश्चन मैम ही जो है वो क्वेश्चन डिज़ाइन करती है। तो वो क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो उसके लिए आप IRI वाला जो है हमारा टेलीग्राम चैनल है वो आप ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ पे अब तक जितने भी टेस्ट हो चुके हैं 50 टेस्ट अराउंड, मतलब 50 टेस्ट मतलब 500 क्वेश्चन प्लस की जो है जिन लोगों ने प्रैक्टिस की है वो ऑलरेडी आपसे आगे निकल चुके हैं। और अगर आपको इसकी PDF भी चाहिए तो वो PDF भी हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहीं पे इसकी अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा भी कोई भी आपको डाउट हो किसी भी प्रकार का, मतलब जो भी कोई भी किसी भी टॉपिक हो सकता है, सोशल साइंस के अंदर ही कोई पोर्शन आपका वीक हो या किसी भी प्रकार के एक्स्ट्रा अगर आपको कोई क्लास भी चाहिए, अब लास्ट में लगभग 20 दिन बचे हैं, वो भी हम मैम से रिक्वेस्ट करेंगे तो मैम आपके लिए ला सकते हैं। तो वो आप मेंशन कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। अगर 2023 का या 2022 का भी आपको पेपर सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि 2023 में 2 शिफ्ट में हुआ था हमारा, अगर वो भी चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में अगर मेंशन करोगे तो हम कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम से पहले आपको प्रोवाइड कर दें। उसके अलावा जो किस प्रकार से आपको कैसा ये वीडियो लगा वो सब कुछ भी आप अगर कुछ मेंशन करना चाहो, अगर प्रेज़ करना चाहो तो वो भी आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। और मैम आप कुछ एडिशनल क्या बोलना चाहोगे लास्ट में, बच्चे किस चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें? लास्ट में सर बस रिवीजन ही करना है, अब तो बहुत ही कम समय रह गया है, नया आप कुछ मत पढ़िए, बस जो आपने पढ़ा है आप उसको बार बार रिवाइज करिए, वो मोर देन सफिशेंट है, ठीक है। जो बेसिक बुक्स हैं रिवीजन के लिए, सुभाष चंद्रा वाली बुक है, श्रुति मैम वाली बुक है, वो आप करिए। और PYQ सॉल्व कर लीजिए, बस वो बहुत है, उससे आपकी बहुत हेल्प हो हाँ, और जाएगी। PYQ से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जैसे कि मैम बता रही थी आपको कोई भी टॉपिक में, जैसे कि मैम ने कुछ कंप्लीट डिटेल अगर ऐसे बताया हो कि वहाँ से ये और देख लेना, ये पढ़ लेना, तो उसको याद कर ही लेना। यही चीज़ें रिपीट होती है, यही क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में रिपीट होते हैं। आप कोई से भी, चाहे JRF सब्जेक्ट, एग्रोनॉमी हो, सोयल साइंस हो, सोशल साइंस से जो कोई भी सब्जेक्ट हम देखेंगे तो PYQs के बेसिस पे हम जज कर सकते हैं कि एग्जामिनर इस बार क्या क्वेश्चन बना सकता है। चेंज हो जाता है क्वेश्चन का पैटर्न, इस बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिया है, अगली बार मैच द फॉलोइंग में दे सकता है, उसी चीज़ से उसी टॉपिक से। तो आप ईयर जो भी है वो आप अच्छे से याद करो, ओके। और अगर आपको चाहिए इसकी PDF, अगर आपको चाहिए आपको अगर 2023 का भी पेपर सॉल्यूशन, तो वो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो। ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताना। जो अब तक नए हैं उन्होंने IRI वाला पे पहली बार पहुँचे तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की कुछ जानकारी जो है वो हमारे चैनल पे मिलती है। ओके मैम, कुछ बोलना चाहोगे और? ओके, ऑल द बेस्ट एवरीवन।